हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। हम क्लास 10 का वन शॉट वीडियो यानी पूरा सब्जेक्टिव आज खत्म करने वाले हैं। तो आइए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम हम उसे कहते हैं जिसमें जीव क्या करते हैं कि अपनी सामूहिक रूप से क्या करता है, रख रखाव यानी अपनी सुरक्षा करता है। जैसे कि आप बताइए कि सबसे पहले आदि मानव कैसे रहते थे, एक समूह में रहते थे और अपना क्या करते थे, भरण पोषण करते थे। तो इसी प्रकार जो कोई भी जीव है, जैसे जानवर हो या मनुष्य हो, तो अपना एक सामूहिक रूप से रख रखाव यानी अनुरक्षण का कार्य करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। फिर आइए, यहाँ पर है आपका सजीव यानी सजीव लिविंग किसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो अपना प्रजनन करता है, पोषण करता है, उसके अलावा क्या करता है, तो उसके अलावा देखिए यहाँ पर उत्सर्जन करता है। ये सभी जो क्रियाएं करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे सजीव कहते हैं। और सजीव में क्या क्या आता है, तो मनुष्य हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सब क्या है, सजीव है। मतलब ये अपना भोजन भी बनाएगा और अपना क्या करेगा, पोषण करेगा, उत्सर्जन करेगा और क्या करेगा, प्रजनन करेगा यानी अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। लेकिन अब बताइए निर्जीव किसको कहते हैं। तो निर्जीव उसे कहते हैं जो ना प्रजनन करेगा, ना शोषण करेगा और ना ही क्या करेगा, उसमें उत्सर्जन होगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम निर्जीव कहते हैं यानी नॉन लिविंग कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या आएगा, मैदान, मकान और क्या होगा, खनिज, पहाड़, जो भी है, टेबुल, कुर्सी, ये सब क्या है आपका, ये सब है आपका नॉन लिविंग यानी निर्जीव। फिर है आपका आगे पोषण। देखिए, पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं, देखिएगा, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में बताइए यदि एनर्जी नहीं रहेगी तो शरीर क्या काम करेगा। अब मान लीजिए आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो काम आप नहीं कर पाइएगा। इसी कारण शरीर में ऊर्जा का रहना क्या है, आवश्यक है। यही ऊर्जा क्या करता है, हमको शरीर में ताकत प्रदान करता है। यदि शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो शरीर में क्या मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा। तो इसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए इसको पहले हम इरेज मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेते रहिएगा। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखिए, पोषण। अब बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण होते हैं दो प्रकार के। देखिए, एक है आपका स्वपोषी पोषण और एक है आपका विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण किसको कहते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, यानी यह जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। और यह अपना भोजन खुद बनाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सभी हरा पौधा हो गया, युगलिना हो गया और क्या है, कुछ प्रोटिस्टा है, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। अब देखिए, विषमपोषी पोषण किसको कहते हैं, या परपोषण। विषमपोषी पोषण या परपोषण उसको कहते हैं जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है अथवा उसके संपर्क में रहकर अपना भोजन बनाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। जैसे कि देखिए, परपोषण जो है आपका, तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं परपोषण को। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए परपोषण को देख लेते हैं आगे। देखिए, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक है आपका क्या है, परजीवी पोषण, दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण, तीसरा है परासरणी पोषण और चौथा है प्राणी संपोषण। तो देखिएगा कि परजीवी पोषण हम किसको कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर प्राप्त करता है और क्या करता है, या तो उसके शरीर में स्थित रहकर भोजन प्राप्त करता है। देखिए, या तो उसके साथ रहेगा या तो उसके शरीर में स्थित रहेगा, तब अपना भोजन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। जैसे कि देखिए, हमारे शरीर में यानी बालों में क्या रहता है, जू, क्या रहता है, जू। हमारे जो घर है, घर के जो आप मान लीजिए पलंग हो या मान लीजिए चौकी कहते हैं, उसमें क्या रहता है, खटमल। फिर देखिए गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, ये सब क्या है कि ये सब किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ये
अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, समझे। और अब देखिए मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं? ऐसा पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब देखिए अगर कोई जीव मर गया है, दूसरा जीव क्या करेगा, उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। यानी देखिए मरे हुए जीवों के शरीर से या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे कहते हैं मृत जीवी पोषण। जैसे कि देखिए कवक हो गया, मशरूम, ईस्ट और क्या हो गया, बैक्टीरिया, ये सब अपना भोजन क्या करता है? मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है। और जो मृत जीवी पोषण वाले जीव है उसको हम अपघटक भी कहते हैं। अब अपघटक काहे कहते हैं तो ये आगे आपको है, आगे आपको इसको बताएंगे कि अपघटक क्या होता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब देखिए प्रासरणी पोषण। अब प्रासरणी पोषण किसको कहते हैं? देखिएगा इसको, देखिए इस प्रकार के पोषण में जंतु अपना भोजन शरीर की सतह से विसरण एवं प्रासरण द्वारा ग्रहण करता है। अब विसरण एवं प्रासरण द्वारा कैसे ग्रहण करता है? देखिए शरीर की सतह में क्या होता है कि शरीर की सतह से ही वो अपना भोजन को ग्रहण करेगा और फिर शरीर की सतह से ही जो निष्कासित पदार्थ है, जो उसके शरीर में बेकार पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो इस प्रकार देखिए इस प्रकार का जीव का उदाहरण फीता कृमि हो गया, क्या है, ट्रिपैनोसोमा है। तो ये सब जो जीव है ये प्रासरणी पोषण करता है, यानी शरीर की सतह से ही भोजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और जो शरीर में एक्स्ट्रा पदार्थ हो गया, बेकार पदार्थ हो गया है, उसको उत्सर्जन का भी काम करता है। चलिए आगे है फिर आपका प्राणी संपोषण। देखिएगा इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है कि अपना भोजन एक दूसरे के संपर्क में रहकर प्राप्त करता है, यानी एक दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे कि इसमें आप देख लीजिएगा मनुष्य। अब बताइए मनुष्य क्या है? प्राणी संपोषी जीव है। यानी कैसे है प्राणी संपोषी जीव? तो देख लीजिएगा, इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पेड़ पौधा को लगाते हैं, यानी बीज को बोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उस बीज से जो अनाज होता है उस अनाज को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यानी वो जो पौधा था वो पौधा मनुष्य पर निर्भर था और मनुष्य भी किस पर निर्भर है? उस पौधा पर निर्भर है। इसी कारण मनुष्य को क्या कहा गया है? तो मनुष्य को प्राणी संपोषी कहा गया है। उसी प्रकार जो जानवर है, जानवर भी क्या है? प्राणी संपोषी है। वो भी किसी न किसी पर निर्भर रहता है और जो जीव है वो भी क्या है? रहता है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। फिर आगे आते हैं, यहां पर है कि भोजन के स्रोत के आधार पर प्राणी संपोषण के कितने भाग होते हैं? तो कई प्रकार होते हैं। अब देख लेते हैं इसको। जैसे होता है शाकाहारी, मांसाहारी। देखिएगा शाकाहारी किसको कहते हैं? तो जो केवल पेड़ पौधों को प्राप्त करके अपना भोजन ग्रहण करता है उसको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे हो गया खरगोश, गाय, घोड़ा, ये सब क्या है? शाकाहारी जंतु है। ये केवल क्या करता है? पेड़ पौधों का ग्रहण करता है, यानी उसको उसी का क्या करता है? भोजन करता है। फिर मांसाहारी, तो जैसे शाकाहारी है वैसे मांसाहारी क्या है? यह अपना भोजन जंतु से प्राप्त करता है। केवल पेड़ पौधा और केवल जंतु से प्राप्त करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, चीता और क्या हो गया? भेड़िया, ये सब कौन सा जंतु है? तो मांसाहारी जंतु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा क्या है? आगे है सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी या सर्वभक्षी। देख लेते हैं। देखिए सर्वाहारी या सर्वभक्षी है, तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए इसमें हो गया मनुष्य, क्या हो गया? मनुष्य, तिलचट्टा और यहाँ पर क्या है आपका? भालू, मुर्गी, ये सब अपना भोजन कैसे करता है? पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों से प्राप्त करता है। अब मान लीजिए मनुष्य, देखिए मनुष्य मुर्गा खाता है कि नहीं? मछली भी खाता है, साग भी खाता है, अनाज भी खाता है, तो क्या दोनों पर निर्भर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ निर्भर। फिर आगे है आपका स्वजाति भक्षक। देखिए स्वजाति भक्षक उसको कहते हैं जो अपनी ही जाति के बड़े जीव, छोटी जो जीव है उसको क्या करता है? खा जाता है। इसी को हम कहते हैं स्वजाति भक्षक। इसमें आता है कीड़ा और क्या आता है आपका? मछली। आप भी जानते होंगे कि जो बड़ा मछली है वो छोटा मछली को क्या करता है? मारकर अपना भोजन ग्रहण करता है। फिर है आपका आगे अवशिष्ट भोजी। देखिएगा अवशिष्ट भोजी उसको कहते हैं
जो अपना भोजन कीचड़ में उपस्थित मृत शरीर से प्राप्त करता है, उसका देखिए भोजन तो ग्रहण करेगा लेकिन भोजन रहेगा कीचड़ में और मरा हुआ शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे देखिए इसका उदाहरण है आपका केचुआ, समुद्री खीरा और क्या है मिलीपीड। ये सब जो जंतु है ये अपना भोजन मरे हुए जीवों के शरीर से यानी जो जीव कीचड़ में रहता है उससे प्राप्त करता है भोजन। फिर है आपका परभक्षी। क्या है आपका परभक्षी, देखिएगा परभक्षी में क्या करता है कि जब बड़े जंतु किसी छोटे जंतु को खा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, परभक्षी कहते हैं। जैसे देखिए बड़ा जंतु क्या होता है, जैसे बाज हो गया, आपका चील हो गया, ये सब देखिएगा कि जंगल में जाएगा और छोटा छोटा जो जीव होगा जैसे खरगोश हो गया या मान लीजिए किसी का कोई जीव है उसका बच्चा हो गया, हिरन का बच्चा, तो उसको अपने चंगुल में फंसा कर और लेकर चल जाता है वहां से। तो बड़ा जीव हुआ चील बाज और लेकर छोटा जीव को चला जाता है, उसका क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। इसी को हम कहते हैं आपका परभक्षी। फिर है आपका कीटभक्षी। क्या है, कीटभक्षी। कीटभक्षी ऐसा पोषण है जिसमें जीव क्या करता है कि अपना भोजन केवल कीटों को मारकर यानी कीड़ा को मारकर खाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा होगा अपना भोजन कीटों का भक्षण करके प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कीटभक्षी। जैसे देखिए मेढक हो गया, छिपकली हो गया, मैनिस हो गया, इकिडना हो गया, ये सब क्या है तो कीटभक्षी जीव है। फिर आगे है आपका अपघटक। देखिए पीछे अपघटक का चर्चा हुआ था, अब अपघटक को आप देख लीजिए। अपघटक देखिए क्या होता है कि जो मरे हुए जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए अगर आप देखे होइएगा, देखिए यहाँ पर जो आपको बताए थे, यहाँ पर क्या था, मृतजीवी पोषण। देखिए मृतजीवी पोषण में आपको बताए थे कि जिसमें जीव मरे हुए जीवों का शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है अथवा सड़े गले पदार्थ से, तो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो ये आपको बता दिए थे पहले, तो यही है, आपको यही पर बताए थे कि अपघटक किसको कहते हैं, तो मृतजीवी पोषक को ही अपघटक कहते हैं, समझे। तो आगे देखिएगा, फिर आगे है आपका मत्स्य भक्षी। क्या है आपका मत्स्य भक्षी। देखिए मत्स्य भक्षी किसको कहते हैं, ऐसा जीव जो केवल मछली का ग्रहण करता है यानी सिर्फ मछली को खाता है उसको हम कहते हैं मत्स्य भक्षी। जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, सारस हो गया, पेलिकल हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब है आपका मत्स्य भक्षी यानी केवल मछली को ग्रहण करता है। फिर आपका धान्यपोषी। देखिए धान्यपोषी में मुख्यतः ऐसा जीव जंतु आता है जो केवल अनाज को खाता है यानी अनाज के कणों का भक्षण करता है। जैसे कि इसमें आपका आ गया कबूतर। क्या आ गया, कबूतर। और एक आध गो आप लोग बताइएगा कमेंट में, धान्यपोषी का एक उदाहरण आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक उदाहरण। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका यहाँ पर स्वपोषी पोषण और क्या है, स्वपोषण और परपोषण में अंतर लिखे। तो स्वपोषण और परपोषण में क्या लिखना है हमको, अंतर। देखिए स्वपोषण में आपको बताए थे कि इसमें जीव क्या करता है कि अपना भोजन स्वयं बनाकर क्या करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है और अपना पोषण करता है। और क्या बताए थे परपोषण में कि इसमें जो जीव है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करता है। फिर आपको इसमें दूसरा है स्वपोषण में कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन प्राप्त करता है। देखिए स्वपोषी जो जीव है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, लेकिन जो परपोषी जीव है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, वह मरे हुए जीवों के शरीर से या दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करता है। फिर है इसका जो स्वपोषी पोषण है, इसका उदाहरण है आपका हरा पौधा, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया। और जो आपका परपोषण है यानी परपोषी पोषण, इसका उदाहरण है जू, कवक, खटमल, ये सब क्या है, इसका उदाहरण है परपोषण का। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे फिर है आपका यहाँ पर, चलिए प्राणी संपोषण और मृतजीवी पोषण में अंतर। देखिएगा प्राणी संपोषण और मृतजीवी पोषण क्या है, आपको पहले बता दिए थे। देखिए प्राणी संपोषण उसको कहते हैं जिसमें जीव क्या करता है, एक दूसरे के संपर्क में रहकर भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि यहाँ पर एक जीव मान लीजिए, यदि एक जीव है आपका ये, मान लीजिए ए, और एक जीव है आपका बी,
तो ए भी निर्भर रहेगा बी पर और बी भी निर्भर रहेगा ए पर, समझे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। और मृतजीवी पोषण तो आप जानबे करते हैं, इसमें मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर है आपका प्राणी संपोषण का दूसरा कि यह क्रिया शरीर के अंदर होता है। अब बताइए कि जो प्राणी संपोषण यानी मनुष्य है, यह अपना भोजन यदि ग्रहण करता है तो क्या इसका पाचन का क्रिया शरीर के बाहर होता है या शरीर के अंदर होता है? शरीर के अंदर होता है। लेकिन जो आपका मृतजीवी पोषण है, इसमें क्या करता है, इसका जो मृत एंजाइमों के अपघटन से होता है, यानी इसमें एंजाइम के माध्यम से क्या होता है, इसके शरीर में बाहर क्या होता है, इसका भोजन का पाचन होता है, यानी इसका क्या होता है यहाँ पर, तो अपघटन होता है। फिर है प्राणी संपोषण का उदाहरण है मनुष्य, खरगोश, बाज, उल्लू, गिरगिट, ये सब किसका उदाहरण है, तो प्राणी संपोषण का। और मृतजीवी पोषण का उदाहरण है कवक, पिष्ट, मशरूम, बैक्टीरिया, ये सब किसका उदाहरण है, तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। चलिए अब आपका पोषण क्या हो गया, यहां से खत्म हो गया। अब पोषण के बाद यहां से चलते हैं वाष्पोत्सर्जन, फिर यहां पर पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के बाद फिर पढ़ेंगे पाचन क्रिया, और आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर ये थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन पर। वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं, देखिएगा, देखिए पौधों के रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा एक्स्ट्रा जल निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। जैसे कि मान लीजिए कि जो पेड़ पौधा है वो क्या करता है, पेड़ पौधा आगे होगा यहाँ, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा है, देखिए जैसे पेड़ पौधा है यहाँ पर, तो पेड़ पौधा मान लीजिए कि जड़ के माध्यम से, किसके माध्यम से, जड़ के माध्यम से जो जल है, मान लीजिए क्या है, जड़ के माध्यम से जल, जल और क्या है, खनिज लवण। तो जो जल और खनिज लवण है, तो जल और खनिज लवण क्या करता है, मान लीजिए कि ज्यादा मात्रा में क्या करता है, जड़ मान लीजिए कि यहां से अवशोषित कर लिया जल को, और अवशोषित करने के बाद क्या करेगा कि जाइलम उत्तक के माध्यम से पूरे पत्ती तक पहुंचा देगा, हर एक पत्ती तक क्या करेगा, तो जाइलम उत्तक के माध्यम से इसको पहुंचा देता है। अब बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितना बड़ा पौधा रहेगा या जितना छोटा पौधा रहेगा, अपने अपने अनुसार क्या करेगा, जल का उपभोग करेगा। लेकिन मान लीजिए कि यदि पौधा है छोटा, पौधा क्या है, छोटा, तो जड़ से, तो जड़ क्या करेगा, इसको जल को सोख कर यहाँ जाइलम उत्तक को दे देगा, और जाइलम उत्तक क्या करेगा, इसको हर एक भाग में जहां जहां पत्ती है, इसको हर एक भागों में पहुंचा देगा। अब पत्ती को तो पहुंचा दिया, अब देखिए यहां से क्या होगा कि पत्ती यह भोजन का निर्माण करेगा, पत्ती, और क्या करेगा यहाँ पर कि भोजन निर्माण के बाद जो एक्स्ट्रा जल बच जाता है, यानी जो जल अब उसके काम लायक नहीं है, अब भोजन का निर्माण नहीं होगा, तो उसको क्या करता है, वाष्प बनाकर उसको रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा क्या करता है, उसको निष्कासित कर देता है। तो वही बात यहाँ पर है, आगे इसको पीछे देखिएगा, वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि पौधों के रंध्र यानी जो छेद है, छिद्र है, यानी स्टोमाटा है, उसके द्वारा एक्स्ट्रा जल निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और आप यहाँ पर देखिएगा कुछ बात पॉइंट में है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है एक जल हानि की क्रिया है, किसकी क्रिया है, एक जल हानि की क्रिया है। और फिर बताइए कि जो पेड़ पौधा है अपना भोजन कैसे निर्मित करता है, तो देखिए इसमें CO2 को पहले ग्रहण करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इससे जो बाहर निकलता है वह ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आगे देखिए वाष्पोत्सर्जन, आगे देख लीजिए, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है आपका प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा क्या करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। और भोजन का निर्माण क्या करता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज और किसका निर्माण करता है, देखिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, इसको हम बताएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है कि जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और देखिए इस क्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले पत्ती में उसका अपना क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत कि क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, पत्ती का रंग हरा होता है। जैसे देखिए पेड़ पौधा का जितना भी पेड़ पौधा देखेगा उसका रंग क्या होगा, तो हरा होगा। तो जितना जो रंग हरा होता है पत्ती का, उसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधा का रंग हरा होता है।
अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि उसमें तो पत्ती में क्या है, हरित लवक मौजूद है, और वातावरण से क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है, और जाइलम उत्तक के माध्यम से क्या करता है, जल जाता है, यानी जड़ के माध्यम से नीचे से, और यहाँ पर क्या जाता है, खनिज लवण जाता है, और क्या करता है, आदि वस्तु की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन निर्माण करता है। और फलोएम उत्तक क्या करता है, देखिए फलोएम उत्तक क्या करता है, भोजन को अलग अलग भागों तक क्या करता है, इसको पहुंचा देता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और आप लोग देखिएगा यहां से एक प्रश्न पूछता है, यहां पर आप लोग का देख लीजिएगा, यहां पर प्रश्न पूछता है कि जाइलम उत्तक किसका वहन करता है, किसका वहन करता है, या इसी प्रश्न को उल्टा कर देगा, इसी प्रश्न को क्या कर देगा, तो उल्टा कर देगा। देखिएगा प्रश्न पूछेगा किसका वहन करता है, तो देखिए जाइलम उत्तक किसका वहन करता है, वहन मतलब इसको क्या करता है, वहां पर ले जाने का काम करता है। तो जाइलम उत्तक जल का वहन करता है, किसका वहन करता है, जल का। यानी देखिए इसी प्रश्न को यदि उसको उल्टा करके पूछना होगा तो पूछेगा कि जल का जो स्थानांतरण है पत्ती तक कौन करता है, तो कौन करता है, जाइलम उत्तक। और फिर कहेगा कि पत्ती द्वारा जो भोजन का निर्माण हुआ है, उस भोजन के निर्माण को पत्ती के अलग अलग भागों तक कौन पहुंचाता है, तो पत्ती के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है आपका फलोएम उत्तक। कौन सा उत्तक काम करता है, फलोएम उत्तक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं, आगे फिर देख लेते हैं यहां पर। चलिए अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, देखिए इसमें कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। देखिए सबसे पहले आप इसको समझिएगा कि क्या करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, उसमें कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करने के बाद क्या करेगा कि जाइलम उत्तक के माध्यम से क्या करेगा, जल जाएगा पत्ती के पास, और यहां से क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा, यानी सूर्य का प्रकाश रहेगा, और इस सब को आपस में मिलाकर किसका निर्माण करता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण करता है। देखिए इसका जो रासायनिक समीकरण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, CO2, देखिए यहाँ पर H2 यानी जल है कि नहीं, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में देखिए ये किसका निर्माण कर रहा है, यहाँ पर तो ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। और ग्लूकोज का निर्माण करने के बाद यहाँ पर मुक्त होता है ऑक्सीजन, और जो एक्स्ट्रा जल होता है ये दोनों क्या हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। आप जानते हैं H2O क्या होता है, H2O होता है जल, H2O क्या होता है, जल होता है। तो H2O क्या होगा आपका, जल, और CO2 क्या होता है, तो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। देखिए जड़ के माध्यम से जल और खनिज लवण क्या करेगा, यहाँ से जाइलम उत्तक को दे देगा जड़, और जड़ क्या करेगा, इस जाइलम उत्तक के माध्यम से जल को लेकर पत्ती, जल और खनिज लवण को लेकर हर एक पत्ती तक पहुंचा देगा। और ये पत्ती क्या करेगा कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसमें हरित लवक मौजूद होता है पहले से, इसमें पहले से क्या मौजूद होता है, तो पहले से हरित लवक मौजूद होता है। और यह क्या करता है कि हरित लवक और इस सब की मौजूदगी में क्या करता है, अपना भोजन का पेड़ पौधा निर्माण कर लेता है। और देखिए इसका रासायनिक समीकरण भी आपको दिया गया है, C6H12O6, और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, फिर ऑक्सीजन गैस, और क्या हो रहा है, जल की मुक्त, जल क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे है आपका क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक में मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है, देख लीजिएगा इसमें क्या क्या पाया जाता है। देखिए देखिएगा, देखिए
इसमें जो प्रोटीन होता है हरित लवक में, वो प्रोटीन होता है 50 से 60%। और फिर देखिए वसा, वसा यानी वसा क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैट। तो जो फैट की मात्रा है, वो फैट की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30%। फैट की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30%। फिर देखिएगा आगे यहाँ पर क्लोरोफिल की मात्रा कितनी होती है, हरित लवक यानी 5 से 10%। फिर कैरोटीन या अन्य लवक कितना होता है, 1 से 2%। और डीएनए 0.5%। और आरएनए 2 से 3%। देखिए डीएनए और आरएनए क्या होता है, प्रोटीन तो आप समझ गए कि प्रोटीन क्या करता है, उसका निर्माण करता है अलग अलग भागों का। वसा क्या करता है, वसा भी निर्माण करता है। लेकिन देखिए डीएनए क्या होता है कि डीएनए उसका सूचना का संसूचक है, यानी सूचना का आदान प्रदान करेगा। अब मान लीजिए कि सूचना, मान लीजिए हम मक्का का बीज लगाए, क्या लगाए, हम लगाए मक्का का बीज। अब बताइए अगर उसमें मक्का वाला सूचना नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए गेहूं का पौधा उत्पन्न हो गया, बीज लगाए मक्का का, पौधा आ गया गेहूं का, तो क्या इसमें सूचना जाना भी जरूरी है। तो इसी कारण क्या करता है डीएनए जो है, अगर मक्का का बीज लगाए तो पौधा मक्का का होगा, और यदि गेहूं का बीज लगाए तो पौधा किसका होगा, गेहूं का होगा। तो इसी कारण इसमें 0.5% की मात्रा में डीएनए पाया जाता है हरित लवक में। और फिर जो आरएनए है, आरएनए एक है, यह प्रोटीन संश्लेषण का काम, यानी यह एक ऊर्जा का काम करता है। आरएनए यानी यह किसका काम करता है, तो ऊर्जा का, एनर्जी का काम करता है। और हरित लवक क्या करता है, इसमें यह सब पाया जाता है। फिर है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक घटक है, सबसे पहले उसमें उपस्थित रहना चाहिए हरित लवक यानी क्लोरोफिल। यदि मान लीजिए क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहेगा तो जो पेड़ पौधा है वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में नहीं रहेगा तो भी पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। अब मान लीजिए उसको आप हरित लवक यानी क्लोरोफिल उसमें मौजूद है, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दे दीजिए, यदि उसको जल नहीं दीजिएगा तो पौधा जीवित रहेगा, नहीं रहेगा, अपना भोजन नहीं बना पाएगा। इसी कारण जल भी क्या है, जरूरी है। अब आप सब कुछ दे दीजिए, आप जल भी दे दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दे दीजिए, आप क्लोरोफिल भी दे दीजिए, यदि आप सूर्य प्रकाश नहीं दीजिएगा तो फिर भी पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो इसी कारण सब घटक क्या है, इसमें जरूरी है, समझे। और एक प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, देखिए आपको ऑप्शन रहेगा दिन में, ऑप्शन रहेगा केवल दिन में, देखिए केवल दिन में। फिर ऑप्शन बी रहेगा आपका रात, केवल रात में, केवल रात में, केवल रात में। और ऑप्शन सी रहेगा रात एवं दिन दोनों में, ऑप्शन सी रहेगा दोनों। और मान लीजिए ऑप्शन डी रहेगा कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको अभी बताए कि सूर्य प्रकाश क्या है, जरूरी है। यदि सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो इसी कारण बताइए कि क्या केवल रात में सूर्य प्रकाश, रात में तो होबे नहीं करेगा, दोनों में होगा, दोनों में भी नहीं होगा, तो ना रात में होगा ना दिन में होगा, तो क्या होगा, केवल दिन में होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल किस में होगा, दिन में होगा। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है आपका पर्णहरित। अब इसको डिटेल्स में देख लेते हैं कि पर्णहरित क्या होता है। देखिएगा पर्णहरित उसको कहते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करता है, संभव है। यानी मान लीजिए यदि क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि यह सूर्य प्रकाश को ग्रहण करता है और H2 यानी जल को क्या करता है, जल से ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए यदि
पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहेगा तो सूर्य प्रकाश नहीं, वो क्या करेगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जो जल आएगा वह जल को भी ग्रहण नहीं करेगा। तो क्लोरोफिल का मौजूदगी क्या है, जरूरी है। इसी कारण इसी से क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसी में ग्लूकोज निर्माण करने की क्षमता होती है क्लोरोफिल में। फिर आपका क्लोरोफिल होता है 7 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। लेकिन इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के क्लोरोफिल का क्या है यहाँ पर तो वर्णन है, ए बी सी डी, यानी क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। और जो ज्यादातर पौधा है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। और आप जानते हैं, अभी बताए आपको कि जो पत्ती का रंग हरा होता है वो किसके वजह से होता है, तो क्लोरोफिल यानी हरित लवक की वजह से होता है। फिर आपको लिखा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जरूरी है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक महत्वपूर्ण क्या है, घटक है। यह वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है। वायुमंडल में कितना उपस्थित है, 0.03%। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वायुमंडल में, कमेंट में आप लोग बताइएगा कमेंट में बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। चलिए फिर है आपका आगे जल। जल देखिए क्या है कि पेड़ पौधा अपना जड़ के माध्यम से क्या करता है, जल एवं खनिज लवण, किसका, जल एवं खनिज लवण दोनों, यानी खनिज लवण में देख लीजिएगा नाइट्रोजन है आपका, जैसे फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये सभी तत्व को क्या करता है, ये सभी तत्व और जल दोनों को लेकर क्या करता है, जड़ जाइलम उत्तक को दे देता है, और जाइलम उत्तक क्या करता है, इस सभी सामग्री को पत्ती तक पहुंचा देता है। आपको पहले बताए थे क्या करता है, इसको पत्ती तक पहुंचा देता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताए थे, यहाँ पर देखिए इधर से क्या करेगा, इधर से यहाँ पे, यहाँ से लेगा जल, क्या लेगा, जड़ से लेगा जल, और नाइट्रोजन ले लेगा, यहाँ पर फास्फोरस ले लेगा, कैल्शियम ले लेगा, उसके अलावा और सारा तत्व को लेकर क्या करेगा, तो यहाँ से जड़ से यहाँ पर जाइलम उत्तक को दे देगा। और ये जाइलम उत्तक पूरे शरीर यानी पूरे पौधों के कोशिका यानी जहां तक पत्ती है पूरे पत्ती तक फैला हुआ रहता है। ये जाइलम उत्तक के माध्यम से अलग अलग भागों में पत्ती को पहुंचा देता है। फिर क्या करता है, यहाँ पर इसका भोजन का निर्माण करता है। तो आगे देखते हैं। फिर आगे है आपका सूर्य प्रकाश। देखिए सूर्य प्रकाश क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, बिना सूर्य प्रकाश के संभव नहीं है। आपको अभी बताए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें हो सकती है, केवल दिन में हो सकती है। यदि रात है तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती है। थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे कि जो पेड़ पौधा है वह ऑक्सीजन गैस केवल दिनों में ही क्या करता है, मुक्त करता है, और रात में क्या करता है, तो रात में CO2 गैस मुक्त करता है। चलिए अब देख लेते हैं। और सूर्य प्रकाश का जो नीला है और लाल रंग है वो क्या होता है, अधिक क्या है, उपयुक्त है। यानी जो सूर्य प्रकाश का जो 2 रंग है, एक नीला और एक लाल, वो क्या करता है कि सूर्य प्रकाश के लिए अधिक उपयुक्त है। एक आपका और है, कमेंट में बताइएगा कि जो आपका सूर्य प्रकाश है कितना है, क्या है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, और अगर संभव होगा तो आप लोग उसका नाम भी लिखिएगा। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, जो जो सवाल पूछे हैं आप लोग जवाब उसका दीजिएगा। आसान प्रश्न है, दे दीजिएगा जवाब। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है फिर आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया विधि है इसको देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर है कि इस क्रिया के दौरान 3 मुख्य रासायनिक घटना होती है। कितनी घटना होती है रासायनिक, तो 3 मुख्य रासायनिक घटना होती है। देखिए पहला जो रासायनिक घटना है वो होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहेगा तो क्या सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद है तो सूर्य प्रकाश का अवशोषण होगा। तो देखिए वही यहाँ पर है कि क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। फिर है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और जल एवं O2
क्या करता है एवं H2 में परिवर्तन, यानी जल का किसमें परिवर्तन होगा, तो जो जल अणु है ऑक्सीजन में टूटेगा और यही जो जल अणु है यही हाइड्रोजन में क्या करेगा, तो टूटेगा। तो ये क्रिया बिल्कुल सही बात है। भोजन का जो निर्माण होता है, तो आपको इसका हम रासायनिक समीकरण बताए थे कि C6H12O6 क्या था, ग्लूकोज का यहाँ पर निर्माण हो रहा था और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन क्या हो रहा था, तो ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त हो रहा था और फिर लास्ट में H2O यानी जल भी क्या हो रहा था, तो मुक्त हो रहा था। यही तो आपको बताए थे कि जो जल अणु है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है यानी टूटता है। फिर इसमें एक लास्ट रासायनिक घटना होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में क्या हो जाता है, तो परिवर्तन हो जाता है। जो आपका CO2 गैस है वो किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ग्लूकोज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए आप लोग अब देखिए, यहां से आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जंतु में पोषण। अब देखिए जंतु में पोषण यानी जंतु अपना पोषण कैसे करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए जंतु में पोषण की कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है, तो पहला है आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन और तीसरा है क्या, अवशोषण। देखिएगा अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं, देखिए भोजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर ग्रहण कहलाती है। यानी भोजन बताइए कि जो जीव जंतु है वह अपना भोजन यानी मनुष्य है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, यानी मुंह से ग्रहण करता है। तो क्या हो, भोजन को ग्रहण कर रहा है यानी खा रहा है, चबा रहा है। तो एक क्रिया क्या कहलाती है, क्या यही क्रिया क्या कहलाती है, अंतर ग्रहण कहलाती है। और अलग अलग जंतु में अंतर ग्रहण अलग अलग प्रकार का होता है। अब देखिए पाचन क्या होता है आपका, पाचन देखिए पाचन यानी डाइजेस्टिव किसको कहते हैं, तो इसमें अलग अलग पाचक रस यानी एंजाइम के द्वारा, अलग अलग एंजाइम के द्वारा जो जटिल अणु है जैसे भोजन है, तो भोजन को क्या करना, तो अलग अलग टुकड़ा में यानी उसको जैसे मान लीजिए कि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, तो यह सब चीज को क्या करना, अलग अलग क्या करना, इसको कर देना। तो इसी यही क्रिया क्या कहलाता है, पाचन। आगे पाचन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसी कारण यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। पाचन आगे आपका पूरा डिटेल्स में है, मनुष्य का पाचन। फिर करता है जीव जंतु अवशोषण, यानी अवशोषण क्या होता है कि पचे हुए जो भोज पदार्थ है उसको ब्लड में पहुंचाना क्या कहलाता है, अवशोषण। आगे आपको बताएंगे फर्स्ट चैप्टर में, यही इसी में आगे कि जो जीव जंतु है वह अपना भोजन ग्रहण करता है और जब भोजन ग्रहण हो जाता है तो भोजन ग्रहण करने के बाद क्या करता है कि जो लीवर है यानी यकृत, वह पचे हुए जो भोज पदार्थ है जो सरल अणु है जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सब को लेकर रक्त में क्या कर देता है, तो मिला देता है। तो यही घटना क्या कहलाता है, यही घटना आपका अवशोषण कहलाता है। फिर आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाएंगे यानी बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे कि जब जो भोजन पचने के बाद जो ब्लड में मिला देता है लीवर, तो अब उससे ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो वो आपको दूसरा चैप्टर में बताएंगे कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। ये चैप्टर में सिर्फ आपको पाचन बताएंगे। तो चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए देख लीजिए आप लोग इसको ले स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा और जो HW दिए हैं उसका भी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे है आपका स्वांगीकरण, चौथा क्या है आपका, स्वांगीकरण। देखिए स्वांगीकरण क्या होता है इसमें कि इसमें जो जीव है इसमें रक्त द्वारा सरल भोज पदार्थ को कोशिका तक पहुंचाना यानी जटिल अवयव का क्या है इसमें संश्लेषण। देखिए आपको वही बताए थे कि जो स्वांगीकरण है एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है कि जो जीव है वह अपना भोजन तो ग्रहण करके लीवर उसको पहुंचा देता है रक्त में, और रक्त के माध्यम से क्या करता है कि रक्त अलग अलग पूरे शरीर में कोशिका है। आप जानते हैं कि पूरा जो शरीर है मनुष्य का या जानवर का सब कोशिका का क्या है बना हुआ है, तो अलग अलग कोशिका तक उसको पहुंचा देता है और वहां पर क्या होता है कि जो जटिल अणु है उसका संश्लेषण होता है यानी उसका रख रखाव होता है। और जब वहां पर संश्लेषण उसका हो जाएगा तब क्या होगा, वहीं से ऊर्जा का निर्माण होगा। तो आगे आपको बोले थे दूसरा चैप्टर में वहां पर पढ़ाएंगे। और भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ पर बहिष्करण क्या होता है, बहिष्करण। देखिए बहिष्करण में क्या होता है, अब मान लीजिए मनुष्य है या कोई जानवर है, भोजन ग्रहण करने के बाद जो भोजन पचता है और भोजन पचने के बाद यानी पाचन क्रिया होने के बाद क्या होता है यहाँ पर कि जो चीज बच जाता है उसको मनुष्य बाहर निकालने का काम करता है कि नहीं, जानवर भी उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यही क्रिया आपका कहलाता है बहिष्करण। क्या कहलाता है, बहिष्करण। वही तो है दिल कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी जो कचरा पदार्थ है, जो गंदा पदार्थ है जैसे मल
इसको निष्कासन यानी बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? बहिष्करण कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक कोशिकीय अमीबा तथा पैरामीशियम का भोजन और पाचन क्रिया। देखिए आपको पहले बता देते हैं कि यह अमीबा का चित्र। देखिए अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण करता है वो अमीबा अपना भोजन ग्रहण कूटपाद के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। अब बहुत बच्चा को ये कंफ्यूज होगा कि कूटपाद कहते किसको है। देखिए कूटपाद इसको कहते हैं, यहाँ पर एक स्लाइड ले लेते हैं, देखिएगा कूटपाद किसको कहते हैं। देखिएगा देखिए जैसे मान लीजिए कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो कूटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए कूटपाद के माध्यम से भोजन ग्रहण कैसे करेगा, देख लीजिएगा आप इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, मान लीजिए कि ये अमीबा है। देखिए अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। एक बात इसको याद रखिएगा कि अमीबा का जो आकार है वो फिक्स नहीं होता है, किसी भी आकार में अमीबा हो सकता है। मान लीजिए ये अमीबा है, इसमें केंद्रक है और भी कोशिका है इसमें। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि ये छोटा सा यहाँ पर मान लीजिए इस भोजन को देखा, तो जिस ओर अमीबा भोजन को देखेगा, अब ये जो कूटपाद है, अब ये कूटपाद उसी ओर बढ़ेगा। तो देखिए ये जो कूटपाद है यहाँ से, देखिए इसको हम देख रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं कैसे बढ़ता है। देखिए मान लीजिए ये भोजन है, तो ये जो कूटपाद है, ये कूटपाद क्या करेगा, इसी ओर बढ़ेगा आगे। आगे ये कूटपाद है, अब ये कूटपाद इसी ओर धीरे धीरे आगे यहाँ से बढ़ेगा और इस भोजन को ऐसे इसको ग्रहण कर लेगा। तो ये जो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है ये, तो इसी को कहते हैं कूटपाद, यानी अपना जो ये शरीर का आकार भोजन की ओर बढ़ा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। अब देखिए अमीबा यहाँ से भोजन को क्या करेगा, यहाँ से ग्रहण कर लेगा। अब देखिए इसका आकार इस टाइप से होगा, जैसे मान लीजिए भोजन है, अब अमीबा इसको क्या कर लेगा, इसको बीच में केंद्रक में कर लेगा। अब केंद्रक में करने के बाद क्या होता है कि यह भोजन को यहाँ पर भोजन को ग्रहण कर लिया। अब इसका पाचन होगा और पाचन होने के बाद क्या करेगा कि जो फिर बेकार पदार्थ है उसको किसी और अन्य माध्यम से क्या करता है, इसको तो बाहर यहाँ से बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इसी को कहते हैं कूटपाद, कि अमीबा जिस ओर भोजन देखता है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि भोजन इस ओर था, मान लीजिए अगर भोजन इस ओर रहता तो अमीबा का जो आकार है यानी इसका जो शरीर है इस ओर बढ़ता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। मतलब जिस ओर यह भोजन को देखेगा उसी ओर क्या करेगा, उसी ओर अपना शरीर का आकार यानी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। आया समझ में? चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका कि अमीबा एक कोशिकीय मृदु जलीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बताए थे। और यह जो अपना भोजन है वह कूटपाद के द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है। देखिए सबसे पहले क्या करता है अमीबा कि किसी भोजन के संपर्क में, यानी यदि किसी भोजन को वह देख लेता है तो क्या करता है कि उसके ओर भोजन की ओर तेजी से अपना कूटपाद बढ़ाने लगता है, यानी अपना जो आकार है शरीर का वो उसके ओर बढ़ाने लगता है। और बढ़ाते बढ़ाते क्या करता है, उसको चारों ओर से घेर लेता है और चारों ओर से घेर कर उसको पाचक एंजाइम, यानी जब भोजन उसके शरीर में जाता है तो उसके शरीर से एक रसायन यानी पाचक एंजाइम निकलता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एंजाइम। उसके द्वारा क्या करता है, भोजन का पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद जो कचरा यानी बेकार पदार्थ है, मल है, उसको क्या कर देता है, तो कहीं से भी उसको बाहर निकाल देता है। तो यह है आपका अमीबा का चित्र। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, कूटपाद के माध्यम से। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका टॉपिक, देखिए आगे है आपका पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम क्या होता है, देखिए यह भी है एक पैरामीशियम अमीबा के समान ही एक कोशिकीय और मृदु जलीय क्या है, तो प्रोटोजोआ संघ का क्या है, जंतु है। अब प्रोटोजोआ संघ आपको 11th क्लास में है, वहां पर आपको बताएंगे कि प्रोटोजोआ यानी वहां पर अलग अलग संघ है कि किस संघ का कौन सा जंतु है। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो पैरामीशियम है वह प्रोटोजोआ संघ का क्या है, तो जंतु है। देखिए इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल में कि कौन सा ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, अमीबा। देखिए यह जो भोजन ग्रहण करता है इसमें देखिए एक निश्चित स्थान होता है और एक कोशिका मुख होता है। देखिए यह देखिए इसमें एक कोशिका मुख होगा पैरामीशियम में। यह आपका पैरामीशियम का चित्र, किसका चित्र है, तो पैरामीशियम का। देखिए इसमें क्या होता है,
देखिए इसमें आपको होता है, देखिए इसका एक मुख होता है, देखिए इसका एक क्या होता है, मुख। किधर गया मुख, देखिए इसका एक क्या होता है, देखिए ये है मुख। मान लीजिए कि कोई भोजन है तो इसको एक निश्चित जगह से क्या करेगा, इसको तो ग्रहण करेगा, निश्चित जगह से इसका ग्रहण करेगा और अलग अलग जगह पर एक निश्चित जगह पर क्या करेगा, इसको भेज देगा जहां से भोजन का पाचन होता है, और वहीं से भोजन का क्या करेगा, इसको पाचन कर देगा, और पाचन क्रिया होने के बाद फिर एक इसका निश्चित स्थान होता है, उसी के द्वारा इसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी सिंपल इसको समझिएगा कि जो पैरामीशियम है इसमें निश्चित जगह होता है भोजन ग्रहण करने का, और एक निश्चित स्थान होता है भोजन को बाहर निकालने का, और इसमें भी क्या होता है, इसके भी शरीर से क्या होता है, एंजाइम निकलता है, इसके भी शरीर से क्या होता है, तो एंजाइम निकलता है, और इसी एंजाइम के माध्यम से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और ये जो पैरामीशियम का जो आप बाहरी बाहरी जो छोटा छोटा देखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को सीलिया कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सीलिया। जो बाहर बाहर छोटा छोटा देखते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, सीलिया। और ऐसे तो इसमें नहीं है, लेकिन और अगर किसी जीव में इस टाइप से देखिएगा लगा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्लैजेला कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला, देखिए छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा है उसको कहते हैं सीलिया, और जो एक बड़ा टाइप से निकला रहता है उसको कहते हैं फ्लैजेला। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए वही तो यहाँ पर है कि सीलिया, और क्या है, इसमें एक सीलिया पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, भोजन रसधानी का निर्माण होता है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है यहाँ पर मनुष्य का पाचन तंत्र। चलिए इसको भी देख लेते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से प्रश्न पूछता है, और 5 नंबर में पूछेगा तभी मनुष्य का पाचन तंत्र, और इसको आप भी लगा सकते हैं क्योंकि मनुष्य का पाचन तंत्र पूछता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछेगा। देखिए यहाँ से है कि मनुष्य का पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं। देखिए मनुष्य तथा उच्च श्रेणी की जंतु, देखिए उच्च श्रेणी की जंतु क्या होता है कि जिसमें भोजन का पाचन होता है, यानी एक निश्चित जगह से भोजन ग्रहण करता है और भोजन का पाचन होता है और भोजन का निष्कासन होता है। तो मनुष्य है एक उच्च श्रेणी का जंतु, गाय हो गया, भैंस हो गया, जितना भी जंतु है, बड़ा बड़ा जंतु, ये सब उच्च श्रेणी का जंतु है। तो इसमें क्या होता है कि भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आहार नाल। यानी सिंपल इसको ऐसे समझिए कि जहां से मनुष्य, देखिए मनुष्य मुख से भोजन ग्रहण करता है, तो मुख गुहा से मनुष्य का भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। दांत उसको चबाता है यानी कुचता है, और दांत क्या करता है, कुचने के बाद यहाँ से इसको यानी अमाशय यानी पेट में इसको भेज देता है, और पेट में क्या होता है भोजन का। देखिए यहाँ से इसको ऐसे देखिएगा, तो सबसे पहले देखिए कि भोजन यहाँ से मनुष्य मुख गुहा से ग्रहण किया, और ग्रास नली होते हुए, ग्रासिका होते हुए यहाँ से ये अमाशय में आता है। आपको बताएंगे आगे पूरा डिटेल्स में। अमाशय में भोजन 4 घंटे यानी 4 से 5 घंटे तक रहता है, और फिर यहाँ से यकृत से पित्तरस निकलता है, फिर अग्नाशय से आपका अलग बहुत सारा एंजाइम निकलता है, और इसके माध्यम से फिर भोजन छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, और पाचन होने के बाद क्या होता है, भोजन बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, और फिर रेक्टम यानी गुदा द्वार के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर भोजन समय समय पर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये सब जो पूरा सम्मिलित रूप है, यानी मनुष्य भोजन खाया, भोजन पचा, और फिर भोजन जो बेकार पदार्थ है मल के रूप में बाहर निकला, तो जितना अंग इसमें काम करता है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब अंग को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। यानी पूरा अंग ऊपर से लेकर, यानी देखिए मुख गुहा से लेकर रेक्टम तक, यानी गुदा द्वार तक पूरा क्या है आपका, तो यहाँ पर इसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। समझे। अब देखिए और यहाँ पर आपको है कि मनुष्य में जो आहार नाल है वो पाचक ग्रंथि, पाचन के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कि पूरा आपको बताया कि मुख गुहा से लेकर यानी रेक्टम यानी गुदा द्वार तक, इसी को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब है आपका मनुष्य का आहार नाल। देखिए मनुष्य का जो आहार नाल होता है मनुष्य में, वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यानी पूरे शरीर में यदि आप इसको देखिएगा, यहाँ से मान लीजिए इसको मुख गुहा को देखिएगा, फिर मुख गुहा के बाद जो ग्रासिका है,
फिर ग्रासिका के बाद ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद अमाशय है, अमाशय के बाद छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बाद क्या है आपका जो रेक्टम तक जाता है। अगर इस सबको एक एक बाहर पूरा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो आकार होगा वो 8 से 10 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर होगा, 8 से 10 मीटर। फिर है आपका कि मनुष्य का जो आहार नाल है वो मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक जाता है, तो मलद्वार तक खत्म होता है। अभी आपको बताए थे मुख गुहा से शुरू होगा और क्या कहां तक खत्म होगा, तो मल द्वार यानी गुदा द्वार से क्या हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे और डिटेल्स में देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा पानी लाइए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए आगे है आपका जीवा। अब जीव के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब जीवा है आपका, जीव यानी टंग। जीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टंग। टंग, TONGUE। टंग। देखिए जीव जो है आपका, यानी जीव का मुख्य कार्य क्या है, स्वाद। जैसे खट्टा हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया या तीखा हो गया। आप कुछ भी चीज को खाते हैं तो कौन पता करता है, तो जीव। यानी खट्टा वस्तु खट्टा है या मीठा है या कड़वा है या तीखा है, ये कौन पता करेगा, तो आपका जीव पता करता है। देखिए आपको यहाँ पर है कि जीव की जो ऊपरी सतह है उस पर कई कई छोटा छोटा अंकुर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो ऊपरी सतह है इस पर छोटा छोटा क्या है, अंकुर है। तो ये सब जो छोटा छोटा अंकुर है ये कितना होता है, लगभग 6 से 12 होता है। कितना होता है, लगभग 6 से 12। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो छोटा छोटा अंकुर होता है 6 से 12, इसी को हम रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर। और ये रसांकुर जो है यहाँ पर देखिए, अगर आप जीव का बनावट देखिएगा तो जीव का जो आगे वाला हिस्सा है, आप लोग अपन अपन जीव में देखिएगा, जीव का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है कि वो मीठा को क्या करता है उसको, तो मीठा वहां से सूचित होता है। यदि आप मीठा खाइएगा तो क्या होगा कि जीव का जो आगे वाला भाग है, वही आगे वाला भाग क्या करता है, मीठा को जांच करता है, यानी वही पकड़ता है कि मीठा खाया है। फिर मान लीजिए आप कोई नमकीन चीज को खाते हैं तो नमकीन चीज को जीव का आगे से थोड़ा राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला जो भाग है वो जांच करता है कि नमकीन कुछ खा लिया है। फिर मान लीजिए यदि आप खट्टा खाते हैं तो बीच वाला जो भाग है वो बीच में आपको खट्टा का पता चलता है। और आप यदि कड़वा चीज को यानी तीखा चीज को खा लेते हैं तो सबसे लास्ट जाकर आपको लहरता है, एकदम जोर से लहरेगा आपको। तो सबसे आपका कड़वा का यहां से पहचान होता है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब है आपका दांत। आपका क्या है, अब दांत। देखिए दांत देखिए, आपको देखिए पता होगा कि एक जो वयस्क मनुष्य है, यानी वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो कुल 32 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो इस 32 दांत के बारे में हम एक एक करके ग्रहण कर लेते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रश्न रहता है। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कि दांत जो है, देखिए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और विकास के आधार पर दांत को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक होता है आपका दूध का दांत और एक होता है आपका अस्थाई दांत। देखिए दूध के दांत और अस्थाई दांत क्या होता है आपको भी बताया। जैसे मान लीजिए कि पूरे जीवन काल में, देखिए ऐसे पहले इसको नहीं, पहले देखिए बता दीजिए कि मनुष्य में टोटल दांत कितना होता है, 32। इस 32 दांत में टोटल क्या होता है कि 32 दांत में 20 दांत, कितना दांत, 20 दांत दोबारा निकलता है। 20 दांत क्या होता है आपका, दोबारा निकलेगा। तो अगर एक प्रश्न पूछेगा कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में, किस काल में, पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलता है, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलेगा, इसको आप लोग बताइएगा। देखिए पूरे जीवन काल में कितना दांत
निकलता है। तो पूरे जीवन काल में जो दांत निकलता है और देखिए बताइए आप लोग 32 होगा कि 20 होगा? एक ऑप्शन और देते हैं आप लोग को 52। क्या होगा बताइए आप लोग? देखिए इसका जो आंसर होगा वो 52 होगा, क्योंकि देखिए आंसर क्या क्यों 52 होगा? क्योंकि देखिए मनुष्य में जो 20 दांत है, ये 20 दांत क्या निकलता है? तो 20 दांत दोबारा निकलता है। देखिए 32 दांत ये हो गया, देखिए और अस्थाई जो दांत यहाँ पर बच गया है उसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि 20 दांत पहले निकला था, फिर वो दांत टूट गया और फिर से दांत निकला है। तो इसी कारण पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत निकलता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और 20 दांत क्या होता है? दोबारा निकलता है, और जो बाकी वाला बचल दांत है वो दोबारा यहाँ पर आपको नहीं निकलेगा। तो जो बाकी बचा कितना दांत है इसको घटा लीजिए, यहाँ से 32 में यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा? तो 1, यानी 12 दांत दोबारा नहीं निकलता है। चलिए अब देखते हैं कि दूध का दांत किसको कहते हैं। देखिए दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। और यह जो दूध का जो दांत है यानी 6 माह से लेकर 12 माह की अवस्था तक निकल जाता है, यानी 6 माह से लेकर 1 साल की अवस्था तक जब लड़का होता है या लड़की, तो दोनों का दांत पूरा आ जाता है, यानी पूरा नहीं मतलब उसका जो 20 दांत है वो निकल जाता है, 12 दांत तो धीरे धीरे आता है। फिर आपका कि 6 से 12 साल की अवस्था तक दूध का दांत टूटकर अस्थायी दांत में बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि 1 साल की अवस्था तक जो लड़का है या लड़की है उसका दांत क्या होता है? बाहर यानी निकल जाता है। और फिर 6 साल से लेकर 12 साल तक, जब बच्चा 6 साल से लेकर 12 साल के बीच होता है, यानी इसी बीच में बच्चा का जो दूध का दांत है वह टूट भी जाता है और फिर अस्थायी दांत निकल भी जाता है, समझे? और फिर आपका अस्थायी दांत, देखिए अस्थायी दांत की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 32 देखिएगा। और संपूर्ण दांत लगभग 24 से 25 वर्ष की अवस्था तक निकलता है। देखिए लास्ट में आपका जो 4 दांत निकलता है उसको आपको बताएंगे, यानी आपका जो दांत का जो प्रकार होता है वो होता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या होता है? मोलर। तो इसके बारे में आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे इसको देखते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब देखिए यहां से आपको बताए थे कि दांत जो होता है वो कैसे होता है। देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए एक है आपका कर्णतक यानी इंसीजर, एक है आपका भेदक यानी कैनाइन, एक है आपका अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और एक होता है आपका चवर्णक यानी मोलर। अब देखिएगा इंसाइजर, भेदक, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, मोलर क्या होता है सबके बारे में आसान से समझते। देखिएगा यदि आप देखिएगा आगे ऊपर में तो दांत का देखिएगा 4 दांत, 1 2 3 4, ये जो आपका 4 दांत है, ये 4 दांत क्या है आपका? तो यही 4 दांत आपका है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंसीजर। इसी को हम क्या कहते हैं? इंसीजर। इंसीजर। और देखिएगा इस बगल से 2 दांत, एगो इधर से दांत और एगो इधर से दांत, जो इस टाइप से रहता है इसे निकला हुआ, तो इस दोनों दांत को हम क्या कहते हैं? इसी दांत को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कैनाइन। इसी को हम कहते हैं कैनाइन। और इसके बाद देखिएगा 2 दांत, इसके बाद जो ये 2 दांत है, ये दांत और ये दांत, इसी दांत को हम क्या कहते हैं? इसी दांत को हम कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? इसी को प्रीमोलर। और उसके बाद जो 3 वो दांत देखिएगा 1 2 और क्या है यहाँ पर 3, देखिए यहां से अगर दिखेगा आपको 1 2 और क्या है यहाँ पर 3, इसी 3 दांत को हम क्या कहते हैं? मोलर। और जो आपका लास्ट मोलर होता है, देखिएगा ये जो आपका लास्ट मोलर होता है इसी को हम कहते हैं अकल का दांत। किसका दांत कहते हैं? अकल का दांत। क्योंकि यह जो दांत है अकल का दांत, यानी लास्ट मोलर को हम क्या कहते हैं? अक्ल का दांत। अक्ल का दांत, क्योंकि यह जो लास्ट मोलर है यानी थर्ड मोलर, यह लगभग 24 वर्ष से 25 वर्ष की अवस्था में निकलता है। यानी यह दांत हो भी सकता है हम में होगा या नहीं भी हो सकता है। यह दांत जो निकलता है यह 24 से 25 वर्ष होने के बाद निकलता है यह दांत, इसी कारण इसको कहा गया है अक्ल का दांत।
तो आइए सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे दांत होता है, फिर आगे आपका दांत का सूत्र भी है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि इंसाइजर किसको कहते हैं। देखिए इंसाइजर जो है आपका, यह भोजन को क्या करता है, काटने और कतरने का काम करता है। अगर मान लीजिए हम किसी चीज को खाते हैं तो सबसे पहले हम क्या उसको अंदर ले जाकर काटते हैं या बाहर से काटते हैं, बाहर से काटते हैं, तो बाहर कौन सा दांत है, इंसीजर है। तो इसी कारण यहाँ से क्या होता है, इंसीजर क्या करता है, किसी भी भोजन को काटता है और भोजन को काटने के बाद यहाँ पर क्या करता है, उसको देखिए आपका जो यहाँ पर है भोजन को क्या करता है, काटने का काम करता है। और यह जो इंसीजर है एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है, इसकी कुल संख्या 8 होती है। और यह जो एक वयस्क मनुष्य या 12 वर्ष की अवस्था में इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 8। अब देख लीजिएगा 8 कैसे होती है, देखिए 1 2 3 और कितना है 4, 4 ऊपर और देखिए 1 2 3 और कितना है 4 नीचे, तो 4 और 4 कितना हो गया 8। तो इंसीजर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अब देख लीजिएगा आगे देखते हैं भेदक, भेदक यानी कैनाइन को देख लेते हैं। देखिए इसका है एक नंबर आपको यहाँ पर है कि इसका मुख्य कार्य भोजन को क्या है, फाड़ना या चीरना। देखिए आप यहाँ पर देखिएगा जो इस टाइप से जो दांत दो ठो निकला होता है, 2 ठो ऊपर और 2 ठो नीचे, या क्या करता है, किसी भोजन को फाड़ने या चीरने का काम करता है। जैसे आप गन्ना खाते हैं तो गन्ना आप इसी से फाड़ते हैं, किससे फाड़ते हैं, तो आपका जो भेदक है कैनाइन इसी से क्या करते हैं, गन्ना को फाड़ते हैं। फिर आपका यहाँ पर कि एक वयस्क मनुष्य में कितने कैनाइन दांत होते हैं, 4। देखिए 2 ऊपर, देखिए एक दांत यहाँ हो गया आपका और एक यहाँ हो गया, 2 ऊपर और 2 देखिए यहाँ पर क्या है, 2 नीचे, ये 2 ऊपर और 2 यहाँ पर क्या है आपका 2 नीचे। फिर है आपका अग्र चवर्णक यानी प्री मोलर। देखिएगा यह भोजन को क्या करता है, फाड़ने पीसने और कुचलने का कार्य करता है। मान लीजिए जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए रोटी हो गया या चावल हो गया, तो क्या करता है कि रोटी को आप कहां से चबाते हैं, यानी बीच में ले जाकर उसको चबाते हैं। और बीच में कौन सा दांत होता है, तो आपका प्री मोलर होता है। यह भोजन को क्या करता है, पीसता है, फाड़ता है, कुचलता है, आप इसको कुछ भी कह दीजिए। और फिर देखिए कि एक वयस्क मनुष्य में इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 8। और बच्चों में यह दांत नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चों में यह दांत नहीं होता है। जो छोटा बच्चा होता है यानी 6 साल 7 साल 8 साल का बच्चा, उसमें यह दांत नहीं होता है। आपको आगे बताएंगे इसका दंत सूत्र में कि यह दांत बच्चों में नहीं होता। देखिए बच्चों में देखिएगा तो बच्चों में देखिए 1 2 3 4, ये 4 दांत आया रहता है। ये जो है इस साइड वाला ये भी दांत आ जाएगा, नीचे 4 है ये भी आ जाएगा, इस साइड दोनों है ये भी आ जाएगा। लेकिन बच्चे का जो ये 2 दांत है, इधर से 2 दांत इधर से, और आप बच्चा का 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, यानी ये जो 8 दांत है ये बच्चे में नहीं आता है, यानी 12 साल के बाद आता है ये दांत। लेकिन इधर से जो है बच्चा में ये दांत भी नहीं आएगा। थर्ड जो मोलर है यानी लास्ट, ये थर्ड मोलर है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर। तीनों मोलर है, इसको क्या कहते हैं, मोलर। ये जो मोलर है, ये मोलर का तीसरा जो मोलर होता है, ये बच्चों में नहीं आया रहता है। ये निकलता है लगभग 24 से 25 वर्ष की अवस्था में। कब निकलता है, 24 से 25 वर्ष की अवस्था में ये निकलता है आपका थर्ड मोलर। तो चलिए इसी के बारे में देख रहे थे, पीछे देख लेते हैं। आपको बताए कि यह भोजन को फाड़ने पीसने तथा कुचलने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य में इसकी कुल संख्या 8 होती है। और यह बच्चों में जो दांत है यह नहीं होता है आपका। जो प्रीमोलर है, कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है, प्रीमोलर, और एक आपका थर्ड मोलर, एक आपका कौन सा मोलर, तो थर्ड मोलर। यह दांत बच्चों में नहीं होता है। फिर आपका है आगे चवर्णक यानी मोलर। देखिएगा इसकी कुल संख्या वयस्क में कितनी होती है, 12 होती है। अब देखिएगा 12 कैसे होती है, इसको देखते हैं कैसे होती है 12। देखिए आपको बताए यहाँ पर, देखिए जो वयस्क है इसकी संख्या 1 2 3 4, 4 में 3, 1 2 3, ये आपका क्या है, मोलर। 3 को क्या है, इधर से मोलर, तो 3 इसका 3 इसका कितना हो गया 6, और 3 इसका नीचे वाला कितना हो गया 6 3 9, और इसका कितना हो गया तो 12। तो वयस्क में मोलर की संख्या कितनी होती है, 12। 3 6 9 और कितना हो गया 12। तो वही आपको यहाँ से बताए कि इसकी संख्या वयस्क में कितनी होती है, 12 होती है। और यह भोजन को चबाता है, यानी जो हम भोजन को चबाते हैं तो किस से चबाते हैं, तो मोलर जो दांत होता है इसी से हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस दांत के बारे में आप इसको समझे, आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसमें आपको बता रहे थे कि जो 4 गो इसमें जो मोलर है यानी इंसाइजर है शुरू का 4 गो,
इस शुरू का 4 गो इंसाइजर है, उसके बाद क्या है शुरू का 4 इंसाइजर है यहाँ से, फिर ये दोनों क्या है कैनाइन है, और ये दोनों क्या है आपका प्रीमोलर, और ये तीनों क्या है आपका मोलर है। तो आगे आपका है दंत सूत्र। दंत सूत्र के बारे में देख लेते हैं, इसको देखिएगा आप लोग। देखिए आपका जो दंत सूत्र है, यहाँ से देखिए नोट में कुछ है कि पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य में कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं। अब 52 दांत कैसे निकलते थे आपको बताए थे पीछे कि जैसे मान लीजिए कि इसमें दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? 20, और यह जो 20 दांत है, यह 20 दांत दोबारा निकलता है। 20 दांत कब निकलता है? दोबारा। देखिए आप जानते हैं कि मनुष्य में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? 32। कुल दांत की संख्या कितनी होती है? 32। तो ये 32 दांत में से जो ये 20 दांत है, ये 20 दांत दोबारा निकलता है। 20 दांत कब निकलता है? ये 20 दांत दोबारा निकलता है। तो 32 और 20 टोटल कितना हो गया? 52। यानी पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत क्या होता है? निकलता है। फिर आपको है इसमें देखिए वही लिखा है कि जिसमें 20 दांत दूध का होता है, जो क्या निकलता है? तो दोबारा निकलता है। इसी मिलाकर कितना होता है? 52 होता है कुल संख्या। फिर दंत सूत्र आपको बताए कि जो दंत सूत्र में इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसको चलिए आगे इसको देख लेते हैं यहाँ पर स्लाइड में। देखिएगा यहाँ से क्या होता है स्लाइड में। देखिए आपको बताए कि जो इंसीजर है उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 4। तो कितनी संख्या होती है? उसकी संख्या होती है 4। देखिए 4 को दंत बना दिए। अब इसमें होता है कैनाइन। कैनाइन की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 2। यहाँ से क्या बना दिए? यहाँ से बना दिए कैनाइन। अब कैनाइन के बाद क्या होता है यहाँ पर? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या होता है 2। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? 2। अब प्रीमोलर के बाद यहाँ से क्या बना देंगे? मोलर। तो प्रीमोलर के बाद क्या बना देंगे? यहाँ से मोलर। अब मोलर की संख्या कितनी होती है? तो मोलर की संख्या होती है 3। मोलर की संख्या कितनी होती है? तो मोलर की संख्या होती है 3। इसको देखिएगा, इसमें मोलर की संख्या कितनी हुई? 3। अब देखिएगा ये जो मोलर की संख्या 3 होती है, इसमें देखिएगा आप लोग देखिएगा ये जो 4 दांत है, अगर इसको मान लीजिए इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ से इसको हम कितने भागों में बांट देते हैं? तो यहाँ से इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। देखिएगा आप लोग इसको यहाँ से 2 भागों में बांट देते हैं। तो ये जो दांत है यहाँ से इसको हम कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। अब देखिएगा, देखिए अगर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं साइड 1 और इसको मान लेते हैं हम साइड 2, तो देख लीजिएगा कि इस साइड जो साइड 1 है, इधर से प्रीमोलर की संख्या, इंसीजर की संख्या कितनी है? 2। तो ये जो आपका इंसीजर दांत है इसकी संख्या कितनी है? 2। देखिए इधर भी इंसीजर की संख्या कितनी है? 2। अब बताइए इधर जो है आपका कैनाइन, तो कैनाइन की संख्या कितनी है? इस साइड 1। कैनाइन की संख्या कितनी है? 1। इस साइड भी कैनाइन की संख्या कितनी है? तो कैनाइन की संख्या कितनी है? 1। देखिए इस साइड जो आपका है यहाँ पर, इस साइड आपका मोलर है। क्या है? इस साइड आपका मोलर, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या कितनी है? प्रीमोलर की संख्या, तो प्रीमोलर की संख्या इस साइड 2। कितना है? इस साइड भी प्रीमोलर की संख्या कितनी है? तो इस साइड भी प्रीमोलर की संख्या है 2। और आपका जो इस साइड मोलर है, क्या है? मोलर। तो इसकी संख्या कितनी है? मोलर की संख्या, तो मोलर की संख्या है 3। और इधर भी मोलर की संख्या कितनी है? मोलर की संख्या, तो इधर भी है 3। देखिए इस साइड 1 और क्या है? साइड 2। इसको हटा देते हैं, साइड 1 और साइड क्या है? 2। तो अब बताइए कि यहाँ से जो दंत सूत्र निकलता है, देखिए इसको कैसे निकालते हैं वयस्क मनुष्य में। यह आपका एक वयस्क मनुष्य का, तो ये जो आपका एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है, तो वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र की संख्या सबसे पहले बताइए। सबसे पहले आता है आपका इंसीजर। क्या आता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या आता है? मोलर। तो देख लीजिए यहाँ से सूत्र निकालते हैं। देखिए इंसीजर आता है, फिर आपका आता है कैनाइन, इंसीजर के बाद क्या आता है? कैनाइन, कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद आता है मोलर। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। फिर नीचे में भी सेम होता है, जैसे ऊपर वैसे नीचे, क्योंकि देखिए इस भाग ये अलग भाग हो गया, ये क्या हो गया? अलग भाग हो गया। तो इस दोनों भाग को फिर यहाँ से देख लेते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और यहाँ से क्या हो गया? मोलर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए इंसीजर की संख्या कितनी है? 2। इंसीजर की संख्या 2। कैनाइन की संख्या कितनी है? 1। तो कैनाइन की जगह पर 1। और प्रीमोलर की संख्या कितनी है? प्रीमोलर की संख्या है 2। अब मोलर की संख्या कितनी है? 3। तो 3। सेम जैसे ऊपर है वैसे नीचे 2, 1, 2 और कितनी होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? 3। यहाँ पर क्या होगा? 3। तो यहाँ पर हो गया 3।
यहाँ पर क्या होगा 3। तो ये जो आपका है ये है आपका दंत सूत्र, ये आपका क्या है दंत सूत्र हुआ एक वयस्क मनुष्य का। अब देखिए एक बच्चे का जो दंत सूत्र क्या होता है, देखिएगा बच्चे का दंत सूत्र आपको अब ये बताए नीचे में कि बच्चा में जो है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इंसीजर, लिख लेते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और यहाँ पर लिख लेते हैं मोलर, फिर है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या है मोलर। तो देखिएगा बच्चा का जो दंत सूत्र होता है, देखिए इसमें होता है 2, क्योंकि देखिए इंसीजर 2 आया रहता है, कैनाइन भी 1 आया रहता है, लेकिन प्रीमोलर इसमें नहीं आया रहता, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। और प्रीमोलर के बाद यहाँ पर क्या है आपका, तो प्रीमोलर के बाद थर्ड मोलर भी नहीं आ रहता है, तो ये भी हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा 2 1 0 और क्या हो जाएगा 2। देखिए अब इसको जो 2 1 0 2 लिखे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, समझने में आसान होगा। चलिए देख लेते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ से जो है, देखिए अब इसमें आपको बताए थे, देखिए कि इसको अगर हम मान लीजिए यहाँ से 2 भागों में बांट दिए, यहाँ से कितने भागों में बांट दिए, तो यहाँ से बांट दिए हम 2 भागों में, इसको यहाँ से 2 भागों में बांट दिए, इसको भी ऊपर से कितना भागों में बांट दिए, 2 भागों में बांट दिए। अब ये आपको बताए थे कि इस साइड जो 2 है ये आपका है इंसीजर, इंसीजर की संख्या 2 है इस साइड, और इस साइड भी क्या है आपका इंसीजर, इस साइड भी आपका क्या है इंसीजर, ये है आपका कैनाइन, और ये दोनों आपका क्या है प्रीमोलर, और ये तीनों आपका क्या है, तो ये तीनों है आपका मोलर, तीनों मोलर है। अब आपको यहाँ से बताए थे कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कि इसका कितना भाग हुआ, तो देखिए इसका 1 भाग हुआ, फिर देखिए इसका 2 भाग हुआ, देखिए इस साइड इसका 3 और इस साइड इसका कितना हुआ 4 भाग हुआ। तो यही आपको यहाँ से बताए थे कि इसको अगर देखिएगा आप लोग ऐसे यहाँ से इस साइड, देखिएगा इसमें जो बच्चा का जो यहाँ पर पहले वयस्क मनुष्य का जो है यहाँ पर 2 1 2 3, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़िए, दांत को मिटा देते हैं, इसको आप लोग समझ चुके हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो है इसको अगर आप लोग देखिएगा यहाँ से, चलिए देखिएगा इसको यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए इसको अगर जोड़िए तो 1 2 3 3 2 5 5 3 कितना हुआ 8, तो 5 3 कितना हो गया 8। अब इसको बताए थे कि कितना भाग होता है, तो 4 भाग होता है, कितना भाग होता है 4, देखिएगा 4 भाग होता है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और कितना भाग हुआ 4 भाग। तो यही जो 4 भाग है, इसी 4 भाग में जो इसकी संख्या होती है, इस 4 भाग में चला गया, इसकी संख्या 4 भागों में, देखिए 8 गुना कितना करेंगे, क्योंकि 4 भाग है तो 4 8 चौके कितना हो गया 32। तो एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई 32 हो गई। यह है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, ये क्या है, तो दंत सूत्र है, ये है दंत सूत्र। ये है दंत सूत्र, ये भी है बच्चों का क्या है, ये भी बच्चों का क्या है दंत सूत्र है। तो ये भी है बच्चों का दंत सूत्र, और इसका देखिएगा इसमें टोटल दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। देखिए इसको जोड़िए 2 1 3 3 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ से ये हो गया 5, और इसमें भी कितना भाग होता है, तो 4 भाग होता है। तो यहाँ से किससे गुना करेंगे 4 से, तो 5 का कितना हो गया तो 20। तो जो बच्चा है उसमें कुल दांत की संख्या 20, और जो वयस्क, वही बच्चा जब वयस्क हो जाता है तो उसमें कुल दांत की संख्या कितनी हो जाती है, तो उसमें कुल दांत की संख्या 32 हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका टॉपिक यहाँ से, अब है आपका मुख गुहा। क्या है आपका मुख गुहा, देखिए आपको बता रहे थे इससे पहले कि जैसे पाचन स्टार्ट होता है मुख गुहा से, तो मुख गुहा में आता है जीभ, लेकिन जीभ पाचन का काम नहीं करता है, पाचन का काम दांत से शुरू होता है। और दांत के बारे में आपको एक एक करके हम पीछे आपको पूरा पढ़ा दिए हैं, देख लीजिए दांत के बारे में आपको पूरा बता दिए यहाँ पर कि दांत कितना होता है, दांत का 4 प्रकार होता है, इंसाइजर, भेदक, अग्र चवर्णक, और क्या होता है चवर्णक, यानी कि क्या है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और क्या है मोलर। तो इस सब के बारे में आपको हम क्या कर दिए हैं, बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं मुख गुहा में, क्या होते, कहां बढ़ते हैं मुख गुहा में। तो देखिएगा यहाँ से
मुख गुहा से, मुख गुहा को इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है और इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, मनुष्य जो है उसमें कितना लार स्रावित होता है, तो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। यानी जिसको आप क्या कहते हैं, जो मुंह में आप भोजन ग्रहण करते हैं, या मान लीजिए जैसे कोई खट्टा पदार्थ है, अगर वो दूर रहता है तो आप देखिएगा, नहीं कहते मुंह में पानी आ गया है, मुंह में पानी में आता है, मुंह से लार निकलना क्या हो जाता है, ये जो आपका लार ग्रंथि है, 3 गो लार ग्रंथि, 1 2 और क्या है, ये लार ग्रंथि है, इसी से लार का क्या होता है, स्राव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी लार निकलना स्टार्ट हो जाता है। चाहे आप खट्टा चीज को देखते हैं या मान लीजिए मीठा चीज को देखते हैं, कुछ भी चीज को आप देखते हैं जिससे मुंह में क्या आता है, लार आता है। तो यही कारण क्या होता है कि उसमें क्या होता है, यहाँ से कि मुंह में क्या आता है, लार आता है। और प्रतिदिन मनुष्य में कितना लार स्रावित होता है, तो 1 से 1.5 लीटर। और लार कितने प्रकार के होते हैं, लार ग्रंथि, तो 3 प्रकार के, एक होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल, और क्या होता है, सबमेंडिबुलर। क्या होता है, सबमेंडिबुलर। तो अब देखिएगा यहाँ से कि जो सांप है, उसमें नोट में देखिएगा, सांप जो है, उस सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, कौन सा ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। किसका काम करता है, जहर का। जैसे देखिए, मनुष्य में भी पैरोटिड लार ग्रंथि पाया जाता है, सब लिगुअल भी पाया जाता है, सब मैंडिबुलर भी पाया जाता है, उसी प्रकार सांप में भी और अन्य जानवर में भी पाया जाता है। लेकिन सांप में जो आपका पैरोटिड ग्रंथि है वो जहर का काम करता है, यानी उसमें उसी में क्या पाया जाता है, जहर पाया जाता है। अगर सांप में, जिस सांप में जहर पाया जाता है तो पाया जाता होगा तो आपका पैरोटिड ग्रंथि में पाया जाता है, समझे। फिर आपका लार में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, कई तरह के। इसमें से मुख्यतः हम 4 गो एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा 4 गो एंजाइम है, उसका काम क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पाया जाता है एक आपका लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है, आपका लाइसोजाइम। देखिएगा, लाइसोजाइम क्या करता है कि यह कीटाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। अब बताइए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि जो आदमी घर में रहता है वो तो आराम से खाना को धो धा के खा लेगा बढ़िया से। अब मान लीजिए कि जो आदमी कहीं जंगल ट्रिप पर गया है, या मान लीजिए हमारे देश के सैनिक हैं वो जंगलों में जाते हैं, तो अब बताइए वहां उतना पानी का व्यवस्था होगा जो वो खाना को धोकर खाएंगे, या मान लीजिए पूरा उसे उसको स्वच्छ करके खाएंगे। तो क्या होता है कि आप कैसे भी खाना को खा लीजिए, उससे मतलब ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आपके मुख में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो अगर कीटाणु भोजन में है तो उस कीटाणु को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, उसको मारने का काम करता है। फिर आपका क्या आता है, म्यूकस यानी म्यूलिन। तो म्यूकस यानी म्यूलिन क्या करता है कि यह भोजन को चिपचिपा बना देता है, जो निगलने में सहायक होता है। अब मान लीजिए कि आप कितनों सूखा भोजन खाते हैं, मान लीजिए आप चूड़ा खा लिए, चावल खा लिए, फिर भी देखिएगा कि वहां पर जाता है तो कितनों सूखा भोजन है वहां जाकर चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा होना क्या है, जरूरी है। यदि चिपचिपा नहीं होगा तो भोजन अंदर की ओर नहीं निगलाएगा, यानी ग्रास नली के माध्यम से होते हुए, ग्रासनी के माध्यम से होते हुए अमाशय तक नहीं पहुंचेगा भोजन, और अमाशय तक भोजन का पहुंचना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसी कारण आपको बताएं कि जो म्यूलिन है यह भोजन को क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। और दांत क्या है, सबसे पहले देखिए आपको बताएं कि दांत भोजन को कुचता है, यानी कुचने काचने का काम होता है, और कुचने के बाद जो उसमें लार होता है, क्या होता है, लार। तो यह सब जो लार है, यानी लार ग्रंथि है, इससे लार स्रावित होता है। और लार क्या होता है कि वह सब भोजन के पूरा अंग अंग में मिल जाता है। जो आप रोटी तोड़ के खाते हैं मुंह में, या चावल खाते हैं, उसमें पूरा मिल जाता है जो जितना लार है। और फिर देखिए इसमें आता है आपका एक टाइलिन और एक आता है आपका डाइजेस्टेज। तो यह दोनों क्या करता है, मंड। देखिए मंड यानी स्टार्च, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम चोकर कहते हैं। क्या कहते हैं, चोकर। तो जो आपका मंड है, यानी क्या करता है मंड, इसको पचाने का काम करता है, इसको पाचन का क्या करता है, काम करता है आपका टाइलिन और डाइजेस्टेज। देखिए चोकर का पचना क्या है, बहुत जरूरी है, और चोकर खाना भी क्या है, जरूरी है। देखिए आगे आपको बताएंगे कि चोकर काहे जरूरी है खाना। देखिए आप जो आटा खाते हैं, आप क्या खाते हैं, आटा, गेहूं का आटा, और आप जो मैदा खाते हैं, गेहूं का आटा क्या है, गेहूं का आटा ज्यादा फायदेमंद है मैदा से। मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए। और मैदा और गेहूं के आटा से ज्यादा फायदेमंद है आपका मक्का। क्या है, आपका मक्का का आटा। आपका किसका आटा है, तो मक्का का। ये इसको आप खाइएगा, ये आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें स्टार्च यानी मंड की मात्रा ज्यादा होती है। और मंड शरीर के जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वहां पर अगर जाता है मंड तो धीरे धीरे वहां जो छोटी बड़ी आंत है उसको साफ करते हुए जाता है, समझे।
फिर आगे आता है आपका यहाँ पर ग्रास नली। क्या आता है आपका? ग्रास नली। देखिए ग्रास नली क्या करता है, यह 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक पतली मांसल नली है। देखिए अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको देखिए, चित्र के माध्यम से आप इसको देखिए। जैसे देखिए यह है आपका ग्रासिका यानी ग्रास नली, यह 20 से कितना है तो 25 सेंटीमीटर क्या है लंबी मांसल की नली है। 20 से कितना है तो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी क्या है मांसल की नली है। और ये 20 से 25 सेंटीमीटर मांसल की जो नली है इसमें देखिए आपको बताए मुख गुहा पहले बता दिए थे, इसमें इसी में दांत आपको बता दिए थे। फिर ग्रासिका यानी ग्रास नली, इसमें क्या होता है कि भोजन का इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, समझे। इस सिर्फ एक रास्ता है जो इस रास्ता देता है और भोजन इसमें फैलते हुए सिकुड़ते हुए यानी क्रमाकुंचन के माध्यम से, यानी भोजन सीधा होते हुए क्या होता है यहाँ पर इसके माध्यम से भोजन यहाँ से अमाशय में पहुंचता है। भोजन कहाँ पहुंचता है? अमाशय में भोजन पहुंचता है। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है यह ग्रीवा से होते हुए तथा डायफ्राम को लांघते हुए अमाशय में खुलता है। यानी यह इसका जो ग्रीवा है वहां से लेकर यानी मुख गुहा का जो ये लास्ट वाला भाग है वहां से लेकर अमाशय तक ये खुलता है और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें किसका पाचन नहीं होता है? भोजन का पाचन नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि किसमें भोजन का पाचन नहीं होता है तो ऑप्शन में रहेगा आपका ग्रास नली, फिर रहेगा आपका मान लीजिए मुख गुहा रहेगा, फिर अमाशय रहेगा और छोटी आंत रहेगा। तो क्या होगा आंसर आपका? ग्रास नली होगा, क्योंकि यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, समझे। फिर है कि कर्माकुंचन एक है। क्या है आपका? एक कर्माकुंचन। देखिए कर्माकुंचन में क्या कुंचन देखिएगा, कर्माकुंचन किसको कहते हैं? ग्रास नली की दीवार में एक विशेष प्रकार का संकुचन या शिथिलन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। देखिएगा कर्माकुंचन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे पाइप आप पानी देते हैं खेत में, तो पाइप जो रहता है उससे पानी एक सिस्टम से जाता है कि नहीं? बिल्कुल जाता है सिस्टम से। तो पानी जो एक सिस्टम से जाता है पाइप के माध्यम से, उसी प्रकार क्या होता है कि भोजन जो यहाँ पर है तो भोजन क्या होता है? सिस्टम से जाता है एकदम ग्रास नली। देखिए इसको दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिएगा, ऐसे देखिए यहाँ पर चित्र इधर गया, जैसे देखिए यहाँ से जो भोजन है इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन इसमें कर्माकुंचन का कार्य होता है। भोजन क्या होता है? एक सिस्टम से यहाँ अमाशय तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सिस्टम से तो अमाशय तक पहुंचता है। तो इसको देखिएगा आप आगे, इसको क्या बता रहे थे? तो कर्माकुंचन आपका हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अमाशय। आगे क्या है आपका? अमाशय। ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्या रहता है? प्रश्न यहाँ से रहता है। तो चलिए इसको आगे आपको बता रहे हैं। देखिए अमाशय का जो आकार होता है यह जे आकार का एक मांसल अंग है। देखिए इसका अगर आप इस टाइप से देखिएगा आकार, देखिए किस टाइप से लग रहा है देखने में? तो जे टाइप से, इस टाइप से लग रहा है, इसे जे टाइप से। अगर इसको कलर देंगे तो किस टाइप से लगेगा देखने में आकार? तो इसका आकार लगेगा जे टाइप से। तो यह जो है जे आकार का एक मांसल अंग है, यह आहार नाल का सबसे अधिक संकुचनशील भाग है। यानी अमाशय क्या है? सबसे संकुचनशील भाग है। अच्छा आप इसको दबा के देखिए तो ये दबता है? नहीं दबेगा। अब मान लीजिए आप पेट को दबाते हैं तो ये देखिए पूरा दब जाता है, दब जाता है, ये बाहर भी निकल जाता है। और मान लीजिए अब छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो वहां तक तो पहुंचे नहीं पाते, उससे पहले क्या रहता है? अमाशय रहता है साइड से, तो अमाशय दब जाता है। तो इसी कारण इसको कहा गया यह सबसे क्या है? संकुचनशील भाग है। और इसमें भोजन लगभग 4 से 5 घंटों तक रहता है। भोजन अमाशय में लगभग कितना घंटा तक रहता है? तो 4 से 5 घंटा तक। और फिर बताइए अमाशय का होता है 3 भाग। ऐसे देखिए इसको बांटा नहीं गया है, लेकिन इसका 3 भाग होता है। अमाशय का कितना भाग होता है? 3 भाग। देखिए ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं कार्डियक। ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं? कार्डियक। ऊपर वाला भाग को हम कहते हैं कार्डियक। कार्डियक। और बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक। और बीच वाला भाग को कहते हैं फंडिक। बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? फंडिक। और लास्ट वाला भाग को कहते हैं पाइलोरिक। लास्ट वाला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। जो आपका कार्डियक, फंडिक और क्या है आपका पाइलोरिक, तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक है आपका, इसी से होता है HCl अम्ल का स्राव। इससे किसका स्राव होता है? HCl अम्ल का स्राव। देखिए HCl अम्ल जो आपका, इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी से क्या होता है? कार्डियक से हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, तो स्राव होता है, यानी निकलता है यहाँ से। फिर आपका जो फंडिक है, इसमें एक कांटानुमा संरचना पाया जाता है। फंडिक में क्या पाया जाता है, एक कांटानुमा संरचना। जो मान लीजिए यहाँ से जो आता है भोजन HCl अम्ल में मिलकर, तो यहाँ से फंडिक में क्या होता है कि कांटानुमा संरचना पाया जाता है। तो यह संरचना में क्या होता है कि भोजन यहीं पर लगभग 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा रहता है, लगभग 4 घंटा तक। और यह भोजन को धीरे 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 पाइलोरिक में भेजता है। क्या करता है, भोजन को धीरे धीरे पाइलोरिक में भेजता है। और पाइलोरिक में 2 एंजाइम पाया जाता है। पाइलोरिक में कितना एंजाइम पाया जाता है, 2। एक एंजाइम है आपका रेनिन, एक एंजाइम क्या है आपका, रेनिन। और दूसरा एंजाइम इसमें पाया जाता है आपका पेप्सिन। दूसरा क्या पाया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन दूसरा एंजाइम आपका पाया जाता है, पेप्सिन। देखिएगा इसका, इस दोनों का क्या काम है, देखिए आपका जो रेनिन है, वो रेनिन क्या करता है कि यहां से दूध, जो हम लोग या बच्चे लोग देखिएगा जो दूध ग्रहण करता है, तो दूध को दही में बदल देता है। दूध को किस में बदलता है, दही में। और जो पेप्सिन है, वो प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टोन में बदल देता है। जो हम भोजन से जो प्रोटीन, जिसमें भोजन रहता है, जिस भोजन में प्रोटीन उपस्थित होता है, जैसे दूध, तो दूध में प्रोटीन भी होता है। और नॉर्मल जो दूध है, दूध रहता है, तो दूध को किस में बदल देता है, दही में। अब प्रोटीन को बदल देगा पेप्टोन में। प्रोटीन को किस में बदल देगा, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। देखिए वही सब आपको यहाँ पर भाग क्या है, दिया गया है। देखिए सबसे पहले आपको बताया कि जो कार्डियक है, यह अमाशय का क्या है, ऊपरी भाग है। तो सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। और जो बीच वाला, इसी से क्या होता है, HCl अम्ल का स्राव होता है। यानी HCl अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किससे होता है, तो कार्डियक से होता है। फिर आपका है फंडिक। क्या है आपका दूसरा भाग, फंडिक। देखिएगा फंडिक क्या करता है कि यह अमाशय का बीच वाला भाग है। देखिए बीच वाला भाग है कि नहीं, अमाशय का बीच वाला भाग है फंडिक। और इसमें कांटानुमा संरचना पाया जाता है। इसमें देखिए इसकी दीवारों जो है, दीवार में क्या पाया जाता है, तो इसकी दीवारों में कांटानुमा संरचना पाया जाता है। यह क्या करता है, इसमें भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन लगभग कितना घंटों तक रहता है, तो 4 घंटों तक रहता है, समझे। अब आता है आपका अमाशय का तीसरा भाग। अमाशय का तीसरा भाग क्या है आपका, तो यहाँ पर है अमाशय का तीसरा भाग पाइलोरिक। अमाशय का तीसरा भाग क्या है, पाइलोरिक। देखिएगा यह क्या होता है कि यह अमाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। अमाशय का क्या होता है, यह सबसे निचला हिस्सा होता है। और इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जैसे देखिए कि ये जो पाइलोरिक है, इसमें कितना, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस। ये जठर रस एक रेनिन निकलता है, और एक क्या निकलता है, पेप्सिन। तो वही आपका एक निकलता है रेनिन, और एक है आपका पेप्सिन। देखिए यह क्या करता है, रेनिन, यह दूध को दही में बदलता है। दूध को किस में बदलेगा, दही में। जैसे बच्चा को आप देखे होइएगा कि छोटा जो बच्चा है, वो पीता है दूध, और देखिएगा जब निकालेगा मुंह से, यानी जब मुंह से बाहर निकालता है, वो करता है, तो क्या होता है, तो दही टाइप से दिखेगा आपको। मतलब वो जो, जिसको आप क्या कहते हैं, उल्टी कहते हैं, जब उल्टी करता है तो उससे क्या निकलता है आपका, तो यहाँ से क्या निकलता है, दही निकलता है। तो आप ये बताइए कि आप दही खाइए या दूध खाइए, लास्ट में क्या बनना है, तो सबको दही बनना है। इसी कारण आप दूध खाते हैं तो भी दही बनेगा, अगर डायरेक्ट दही खाते हैं तब तो बातें नहीं है, दही बना हुआ है। फिर है आपका पेप्सिन। क्या है आपका, पेप्सिन। तो यह क्या करता है, प्रोटीन, जो देखिए पूरा शरीर है प्रोटीन का बना हुआ। मानव का पूरा शरीर, मानव कहिए जीव जंतु कहिए, सबका शरीर पूरा प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन क्या है कि एक जटिल अवयव है। इसको तोड़ने में, देखिए प्रोटीन को तोड़ने में इसको 3 चरण में टूटता है प्रोटीन। तो यह क्या करेगा, सबसे पहले पेप्सिन, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा, समझे। और आपको इससे पहले थोड़ा बताए थे, पीछे जाते हैं, यानी कार्डियक से किसका स्रावित होता है, तो HCl अम्ल का स्रावित होता है कार्डियक से। आपका जो HCl अम्ल है, देखिए आपको पीछे जाइए, आपको बताए थे कि जैसे मुख गुहा है, तो मुख गुहा में जो आपका एक एंजाइम का नाम बताए थे। देखिए किस एंजाइम का नाम बताए थे, तो आपको देखिए एक एंजाइम का नाम बताए होंगे, इसको देखिएगा आप लोग। मुख गुहा में कहां से बताए थे आपको, एक एंजाइम का नाम होगा, देखिएगा, देख लेते हैं क्या नाम था। चलिए देख लेते हैं।
चलिए नहीं मिल रहा है, इसको देख लेते हैं। इधर चला गया है। चलिए देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो देखिए इसमें जो मान लीजिए मुख में जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, वो अगर जो बच जाता है थोड़ा बहुत, तो HCl अम्ल क्या करता है, सबको मार देने का काम करता है। HCl अम्ल जो बचा हुआ मुंह से जो बचकर आ जाता है, HCl अम्ल उसको क्या कर देता है, यहाँ पर नष्ट कर देता है। चलिए तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। आपका ये ऊपर वाला भाग और मान लीजिए नीचे यह आपका कार्डियक, फंडिक और क्या है आपका पाइलोरिक, क्या है आपका पाइलोरिक। तो इसी से निकलता है HCl अम्ल, HCl अम्ल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अमाशय का कितना, इसका अगर बीच वाला भाग देखिएगा तो 3 भागों में बटा, इस टाइप से अलग अलग भाग इसका होता है। देखिए ये आपका एक, देखिए आहार नाल यहाँ से होते हुए यहाँ से क्या है, ये आपका आहार नाल का लास्ट वाला भाग है, ग्रास नली का लास्ट वाला भाग है। तो यहाँ पर है ये ऊपर वाला भाग कौन कहते हैं, कार्डियक, इसको फंडिक, और ये आपका पाइलोरिक वाला भाग। अब यहाँ से फिर यह जुड़ जाता है छोटी अंश से, किससे जुड़ जाता है, तो छोटी अंश से जुड़ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका लीवर। क्या आता है, लीवर। लीवर के बाद हम क्या पढ़ लेंगे, लीवर के बाद हम पढ़ेंगे आपका अग्नाशय, और अग्नाशय के बाद क्या पढ़ेंगे, छोटी अंत। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए लीवर क्या होता है आपका, लीवर देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसका जो वजन होता है, लीवर का वजन 1.5 kg होता है। कितना केजी होता है, 1.5 kg। और यह उदर गुहा के दाहिनी भाग में स्थित होता है। अगर आप पेट देखिएगा तो आप देखिएगा आपका पेट का दाहिना भाग कौन होता है, जो आपके पेट का दाहिना भाग होगा उस साइड क्या होगा, आपका लीवर स्थित होगा। समझे। फिर है आपका कि इसमें पित्ताशय नामक एक ग्रंथि होता है जिससे पित्तरस निकलता है। देखिए यकृत में क्या होता है, एक पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय। उससे क्या निकलता है, तो पित्तरस निकलता है। पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्तरस। और वह पित्तरस क्या करता है, देखिए जब भोजन अमाशय, देखिए आप तो जानते हैं कि अमाशय में भोजन अब क्या हो जाता है, यहाँ से 4 घंटे तक रहता है। और 4 घंटे रहने के बाद क्या होता है, जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत का कितना होता है, छोटी आंत का जो भाग होता है, देखिए पहले इसको छोटी आंत पर ले चलते हैं। देखिए छोटी आंत का जो भाग होता है, देखिए छोटी आंत के 3 भाग होता है। एक होता है ग्रहणी या डेओडोनम, एक होता है जेजूनम, और एक होता है आपका इलियम। तो जो ग्रहणी है वो क्या कहता है, मतलब ग्रहणी में यदि मान लीजिए कि HCl अम्ल यदि ग्रहणी में चला गया तो अम्ल क्या करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये कहता है कि हमको अम्ल नहीं चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, हमको नॉर्मल चाहिए। क्षार चलेगा, नॉर्मल चलेगा, लेकिन अम्ल हमको नहीं चलेगा। तो क्या करता है कि जो लीवर होता है, देखिएगा चित्र अगर होगा तो देखिएगा, लीवर देखिए ये है आपका लीवर। ये क्या है आपका लीवर। ये जो आपका लीवर है ये क्या करता है, ये जो आपका लीवर है देखिएगा ये क्या करता है, देखिए देखिए ये आपका है पित्ताशय, ये आपका क्या है, पित्ताशय। तो यहाँ से क्या करता है कि समय समय पर लीवर पित्त को बनाता है। देखिए पित्त बनाता कौन है, तो पित्त बनाता है लीवर। अगर पूछेगा कि पित्त बनाता कौन है, तो पित्त का निर्माण करता है लीवर। पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर। लेकिन यह क्या करता है, बनाकर एक जो स्टोरेज है यानी पित्ताशय है उसमें क्या कर देता है, इसको जमा कर देता है। और देखिए ये जो नली जुड़ा हुआ है, इस नली के माध्यम से क्या करता है यहाँ पर,
तो देखिए यहाँ से इस छोटी आंत से जुड़ा हुआ है नली, तो इस छोटी आंत में क्या करता है ये पित्त समय समय पर जब अमावस्या से जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो यह भोजन छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले ही पित्त क्या करता है समय समय पर इसको मिला देता है। अब भोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका जो पित्ताशय है यानी पित्त रस जो है ये होता है क्षारीय प्रकृति का। पित्त रस किस प्रकृति का होता है, तो पित्त रस होता है क्षारीय प्रकृति का। और आपका जो इससे पहले आप जानते करते हैं कि जो HCl होता है, HCl क्या है आपका अम्ल है, HCl क्या है आपका अम्ल है, समझे। अब आप क्षारीय और अम्ल में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे देखिए एक आपको थोड़ा बता देते हैं, जैसे मान लीजिए जिसका पीएच मान 7 है, यानी जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, मान लीजिए 8 है या 9 है, यानी लास्ट 14 तक जाता है। और जिसका पीएच मान 6 है यानी 7 से कम है, ये लास्ट कहां तक जाएगा, 0 तक यानी 1 तक जाएगा, 1 या 0 तक। तो जो लास्ट यानी बीच वाला है वो होता है आपका उदासीन, बीच वाला क्या होता है आपका उदासीन। और इस साइड जो होता है 7 से ऊपर, उसका अगर पीएच मान जिसका 7 से ऊपर है वो होगा आपका क्षारीय, वो क्या होगा आपका क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो होगा आपका अम्लीय, वो क्या होगा आपका अम्लीय। आप इसको भी याद रखिएगा। तो अब बताइए, अब सिंपल बात आप बता सकते हैं कि जो HCl अम्ल का पीएच मान होगा वो HCl अम्ल का पीएच मान कितना होगा। तो अब जब भी होगा तो 7 से कम होगा, क्योंकि HCl क्या है अम्ल है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि HCl अम्ल का पीएच मान कितना होता है, HCl अम्ल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। और फिर आप लोग इसका भी बताइएगा कि जो पित्तरस से जो क्या निकलता है, यानी पित्ताशय से जो पित्तरस निकलता है, इसका भी पीएच मान कितना होता है। ये दो आप लोग का क्या रहेगा, तो यहाँ पर HW रहेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप इसको समझे कि यहाँ से लीवर क्या करता है, पित्त को बनाएगा, लीवर क्या बनाएगा, पित्त बनाएगा। और पित्त बनाकर लीवर इसमें इसको दे देता है पित्ताशय को। और पित्ताशय भोजन जब यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करने वाला रहता है, तो उससे पहले क्या करता है, इसमें क्या करता है, इसको पित्त मिला देता है यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर पित्त मिल जाता है, अभी क्षारीय हो गया। अब क्षारीय यहाँ से क्या करता है, तो यहाँ से ये आगे दे देता है, यहाँ पर भोजन का फिर आगे यहाँ पर प्रोसेस चलता है। अब देखिए कि यह जो क्या करता है कि आपका जो यहाँ पर ड्यूडेनम है, देखिए इसको यहाँ पर देखिएगा, ग्रहणी या ड्यूडेनम है। देखिए ग्रहणी जो क्या करता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम छोटी आंत का एक चित्र बनाते हैं, तो ग्रहणी जो छोटी आंत इस टाइप से आपको दिखने इस टाइप से रहेगा, छोटी आंत अमाशय के बाद। तो छोटी आंत जो है, छोटी आंत का मान लीजिए एक भाग है ग्रहणी, एक है ड्यूडेनम और एक है आपका इलियम। तो ये है आपका ड्यूडेनम, समझे, ड्यूडेनम, और एक है आपका इलियम, ड्यूडेनम। उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो जेजूनम, और एक है आपका इलियम। एक क्या है आपका इलियम। देखिएगा इसमें क्या होता है कि आपका जब ड्यूडेनम में जब प्रवेश करता है, यानी तो ये क्या करता है कि पित्त को मंगाने के लिए एक क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है। एक क्या हार्मोन, एक क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है। देखिएगा उस हार्मोन का नाम है आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। हार्मोन का नाम क्या है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। हार्मोन का नाम क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। समझे। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है कि भोजन आने वाला है, अब पित्त को भेजो। तो ये इधर से हार्मोन स्रावित करता है, यानी इसको सूचना भेजता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के माध्यम से। और उधर से लीवर क्या करता है, पित्त को आदेश देता है, और पित्ताशय को, और पित्ताशय उसमें क्या करता है, उसको पित्त को दे देता है। और भोजन क्या हो जाता है, क्षारीय प्रकृति का। और उसको जो ग्रहणी है यानी ड्यूडेनम है, इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। चलिए अब इसके पीछे जाते हैं जो आपको बता रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब लीवर के बारे में पढ़ते हैं। आपको बताया कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका जो वजन होता है 1.5 kg होता है, और क्या होता है, दाहिने भाग में स्थित होता है। फिर है इसमें पित्ताशय नामक एक ग्रंथि होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी आपको बताया कि पीछे कि पित्ताशय नामक ग्रंथि होता है जिससे पित्त रस निकलता है। जिससे क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। और मनुष्य में प्रतिदिन 600 से 1200 मिलीलीटर यानी ml, 600 से 1200 कितना निकलता है, ml पित्त रस निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी पित्त रस निकलता है। और भोजन को पचाने का क्या करता है, काम करता है। उसमें जो ड्यूडेनम है उसको बचाने का काम करता है। क्योंकि यदि ड्यूडेनम के संपर्क में HCl अम्ल आया तो बताइए बहुत नुकसान पहुंचाता है HCl अम्ल। देखिए
आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक मनुष्य है, उसको अगर उतना आप HCl अम्ल निकाल लीजिए जितना कि उस कोई मनुष्य या कोई जानवर है उसमें डूब जाए HCl अम्ल में, तो 2 से 3 दिन के अंदर क्या करेगा, HCl अम्ल उसको हड्डी सहित गला देगा। इतना पावरफुल होता है HCl अम्ल, समझे। अब कहिएगा सर जी कुछ कहिएगा कि यदि HCl अम्ल अमाशय में निकलता है, जैसे आपको इधर बताए थे कि यहाँ से निकलता है HCl अम्ल, क्या निकलता है आपका, यहाँ से अमाशय से HCl अम्ल। अब बताइए अमाशय से कार्डियक से HCl अम्ल निकलता है, अब बताइएगा कि HCl अम्ल अमाशय को कहीं जलाता है, तो इसमें एक झिल्ली पाई जाती है। एक क्या होती है, इसमें एक इसकी परत होती है झिल्ली, उस क्या करता है कि झिल्ली जो है एक परत होती है, यह HCl अम्ल को क्या करता है, HCl अम्ल का सहन कर लेता है, मतलब HCl अम्ल इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, समझे। लेकिन यदि आप ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो आपको क्या होता है कि ज्यादा देर तक भूखे रहने से या क्या होता है कि HCl अम्ल स्रावित होते रहता है समय समय पर, तो यह धीरे धीरे उस झिल्ली में छेद कर देता है, और उससे क्या होता है कि अगर उसमें छेद हो गया तो फिर दिक्कत होता है, जिसको पेप्टिक अल्सर होता है, जिसको क्या कहते हैं, पेट में अल्सर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक इसको क्या कहते हैं, अल्सर। पेप्टिक क्या कहते हैं, अल्सर, पेप्टिक अल्सर इसको कहते हैं, समझे। तो ये आपका हो जाता है पेप्टिक अल्सर। तो इसी कारण ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, और आपको कांटा, इसमें जो कांटा नुमा संरचना पाया जाता है, आपको इसमें चुभता हुआ भी महसूस होता है। काहे होता है, क्योंकि आप ज्यादा देर तक भूखे रह चुके हैं, इसी कारण इसमें आपको लगेगा कि आप एकाएक अगर भोजन कर लीजिएगा तो इसमें चुभता हुआ महसूस होता है। इसी कारण ज्यादा देर तक भोजन को ग्रहण नहीं करना, मतलब करना चाहिए उसको समय समय पर भोजन ग्रहण करते रहना चाहिए, ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए। चलिए अब आगे है आपका कि आपको बताया कि अमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक है कार्डियक, फंडिक और क्या है आपका पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और क्या है आपका पाइलोरिक। देखिए कार्डियक का क्या काम है, यह अमाशय का ऊपरी भाग है और इससे किसका स्राव होता है, अम्ल का। फिर फंडिक का काम है कि यह अमाशय का बीच वाला भाग है, इसमें कांटानुमा संरचना पाया जाता है, और इसका जो काम है, इसमें भोजन कितने घंटों तक रहता है, 4 घंटों तक रहता है। फिर आए थे पाइलोरिक में, यह अमाशय का निचला हिस्सा है, और इसमें इससे क्या निकलता है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस क्या करता है, यह इससे जो रेनिन है और क्या निकलता है, पेप्सिन। रेनिन का काम है कि दूध को दही बना देता है, और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है। तो आप लोग को यहाँ तक हम बता दिए थे, अब इसके आप लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे फिर आता है आपका यकृत। यकृत में आपको बता रहे थे कि ये सब आपको बता दिए। अब है आपका पितरस। क्या है आपका पितरस। देखिए पितरस का क्या है आपका काम, यह गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान 8.9 होता है। पितरस क्या है, एक गाढ़ा और क्या है आपका हरे रंग का क्षारीय द्रव है, और इसका पीएच मान 8.9 होता है। पितरस आहार नाल के छोटी आंत में अम्लीय कायम को क्षारीय बना देता है। अम्लीय कायम को क्या बना देता है, क्षारीय। देखिए भोजन जो आपका है, इसको बता देते हैं, जब भोजन आप मुंह में पाचन करते हैं, तो मुंह में पाचन करने के बाद यानी उसको कुचते काटते हैं, तो कुचने काटने के बाद जब भोजन पेट में जाता है, तो कुचा काचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बोल्स। उसको हम क्या कहते हैं, बोल्स। उसको कहते हैं बोल्स। और जब भोजन पेट में पाचन होने के बाद, भोजन जब छोटी आंत में प्रवेश करता है, पेट के बाद जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा, छोटी आंत में, तो उसको हम क्या कहेंगे, छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करेगा उसको हम कहते हैं काइम। उसको हम क्या कहते हैं, काइम। जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो पेट में पचने के बाद जब भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो उसको हम कहते हैं काइम। आगे जब छोटी आंत के बाद जब भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है, तो उसको कहते हैं चाइल। उसको क्या कहते हैं, चाइल। तो इसको देख लीजिएगा आगे। फिर आपका पित्त। पित्त लवण की मदद से भोजन को क्या करता है, जटिल वसा को विखंडन तथा पायसीकरण कर देता है। यानी पित्त में क्या होता है, लवण टाइप से होता है, वह क्या करता है कि अपने एंजाइम के माध्यम से भोजन को विखंडन और पायसीकरण कर देता है, इसको मतलब तोड़ देता है इसको। अब आगे देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ से, ये तो आपको बता दिए थे इस सब का क्या काम है। अब देखिएगा आगे, अगर लेना चाहते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप लोग SW का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। चलिए अब अग्नाशय है आपका, क्या है अग्नाशय। देखिएगा अग्नाशय क्या होता है, देखिए यह मनुष्य के शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यानी पहला मनुष्य के शरीर का पूछेगा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो यकृत यानी लीवर। अब पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, तो आपका हो जाएगा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। देखिए यह मनुष्य में प्रतिदिन 1500 मिलीमीटर, कितना 1500 मिलीमीटर अग्नाशयिक रस निकलता है। और भोजन के पाचन में अग्नाशय में मुख्यतः 3 प्रकार के अग्नाशयिक रस निकलता है। जैसे देखिए भोजन के पाचन में अग्नाशयिक जो रस होता है वो भी क्या करता है, आपका मदद करता है। और इसमें 3 प्रकार के अग्नाशयिक रस निकलता है। एक है आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या है आपका लाइपेज। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पूर्ण पाचक रस कहा गया है। यानी क्या होता है कि इस तीनों यानी अलग अलग क्या करता है, इसको कम करता है। और देखिए ये जो छोटी आंत का जो आपको ड्यूडेनम वाला भाग बताए थे, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या करता है कि आपका जो अग्नाशय है, क्या है आपका अग्नाशय। तो यह अग्नाशय से क्या करता है, इसको चित्र ले लेते हैं, देखिएगा पीछे चित्र, चलिए अग्नाशय देखिए ये है आपका अग्नाशय पेनक्रियाज। देखिए ये बीच में आपका क्या है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, इसी को कहते हैं अग्नाशय। ये जो आपका अग्नाशय है, देखिए ये क्या करता है अग्नाशय कि इससे निकलता है 3, इससे क्या निकलता है 3 एंजाइम निकलता है, एंजाइम या हार्मोन देख लेते हैं। हाँ इससे कितना निकलता है अग्नाशयिक रस निकलता है, तो 3 निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या निकलता है लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और क्या निकलता है लाइपेज। देखिएगा ट्रिप्सिन का काम क्या करता है कि जो आपको बताए थे अमाशय में कि जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है यानी कि जो आपका रस है वो क्या करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, देखिएगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपका जो है यहाँ पर वो ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन यह पेप्टोन को, देखिए प्रोटीन को पेप्टोन में बदला, यहाँ पर आपका जो बोले थे पेप्सिन, अब क्या करेगा ट्रिप्सिन कि पेप्टिन आपका जो पेप्टोन है, क्या है आपका पेप्टोन, पेप्टोन को बदल देता है पेप्टाइड्स में। क्या बदल देता है पेप्टाइड्स में, पेप्टोन को किसमें बदल देता है पेप्टाइड्स में बदल देता है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर बताए हैं ट्रिप्सिन यह पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदलता है। और एमाइलेज या भोजन के मौजूद यानी भोजन में जो मंड होता है यानी स्टार्च, जिसको आप क्या कहते हैं स्टार्च को आप क्या कहते हैं चोकर। तो भोजन में जो चोकर होता है उसको क्या कर देता है चोकर को, इसको ग्लूकोज और मल्टोज में बदल देता है। उसको किस में बदल देता है ग्लूकोज और मल्टोज में। देखिए यही ग्लूकोज को आप कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो जो ग्लूकोज है ये आपका जो यहाँ पर क्या है स्टार्च है, इसके स्टार्च को क्या कर देता है एमाइलेज, इसको ग्लूकोज और मल्टोज में तोड़ देता है। फिर आपका लाइपेज यह बसा को क्या करता है ग्लिसरॉल में बदल देता है, यानी यह बसा का पाचन करता है। देखिए ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का जो बचा हुआ भाग है आपका पेप्टाइड्स, प्रोटीन का बचा हुआ भाग जो पेप्टाइड्स है उसका पाचन करता है। और फिर जो आपका एमाइलेज है किसका पाचन करता है मंड का यानी चोकर का। और फिर आपका जो यहाँ पर बसा है वो ग्लिसरॉल का पाचन करता है, किसका ग्लिसरॉल में, बसा का पाचन करके उसको ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका यहाँ पर छोटी आंत, आपका क्या है यहाँ पर छोटी आंत। देखिएगा छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होता है आपका 6 मीटर यानी 20 फीट, जिसको हम कहते हैं 6 मीटर कहिए या 20 फीट कहिए। फिर यह मनुष्य में लगभग प्रतिदिन 1 लीटर आंत रस यानी आंत रस, देखिए आंत रस या इसी को आप इंग्लिश में कहिए सक्कस इंटेरिकस, क्या कहते हैं कहिए सक्कस इंटेरिक्स। देखिए हिंदी में आंतरस कहिए या इंग्लिश में सक्कस इंटेरिक्स कहिए, बात क्या है बराबर है। तो यह निकलता है प्रतिदिन 1 लीटर और इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं 3 भाग। आपको बताए थे ग्रहणी या ड्यूडेनम, जेजुनम और क्या बताए थे इलियम।
देखिएगा ग्रहणी या ड्यूडेनम क्या है, यह छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो सी आकार का होता है। देखिए इस टाइप से अगर आप देखिएगा तो छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इस टाइप से आप इसको मिटाते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ से। छोटी आंत का क्या होता है, ऊपरी हिस्सा होता है। देख लेते हैं चित्र है, यानी छोटी आंत का चित्र नहीं है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ छोटी आंत है ना, देखिए ये आपका क्या है, तो ये बीच वाला जो भाग है आपका, देखिए ये है आपका छोटी आंत, इसको हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं, इसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। ये है आपका छोटी आंत। तो इसको देखिएगा जो आपका छोटी आंत है यहाँ पर, इसको देखिएगा कि देखिए छोटी आंत का जो ये भाग होता है ये सी आकार का होता है। इसमें बताने चलेगा, इसको हाथे से बना लेते हैं। चलिए छोटी आंत देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, देखिए जैसे मान लीजिए भोजन अमाशय के बाद यहाँ से क्या रहता है, यहाँ से लीवर रहता है, लीवर यहाँ से पित्तरस इसमें मिला देगा। अग्नाशय रहता है, अग्नाशय क्या करेगा, इसमें आपका लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों को मिला देता है। और छोटी आंत का आकार ऐसे इसका सी टाइप से आकार होता है। किस टाइप से आकार होता है इसका, तो इस टाइप से आकार होता है, सी टाइप से, और फिर यहाँ इसका 3 आकार होता है, इस टाइप से होता है, समझे। अब देखिए यहाँ से क्या होता है आपका कि इसका जो आपका ऊपरी भाग का आपका जो ग्रहणी होगा यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और क्या होगा आपका इलियम। तो यही आपको बता रहे थे कि इससे 2 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। यानी आपका जो ग्रहणी है या कितना प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है 2 प्रकार का। देखिए एक जो आपको पता है, आपको अभी बताए थे इससे पहले कि जो यहाँ जो लीवर है यानी पित्तरस को मंगाने के लिए क्या करता है, यहाँ पर कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव करता है और उसको भेजता है कि पित्तरस को वहां से मंगाओ। तो ये जाता है सूचना लेकर, उधर से क्या करता है लीवर पित्तरस को दे देता है। उसी प्रकार यह सेक्रेटिन नामक क्या करता है, यहाँ पर हार्मोन का स्रावित करता है। और यहाँ से सेक्रेटिन नामक क्या करता है, या सेक्रेटिन यहाँ पर अग्नाशय से, सेक्रेटिन क्या करता है अग्नाशय से, यहाँ पर क्या करता है इसको अग्नाशय से यहाँ पर लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन यह सूचना लेकर जाता है अग्नाशय के पास, और अग्नाशय उधर से क्या करता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को क्या करता है भेज देता है। और लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन क्या करता है, आपको बताए थे कि इसका जो काम क्या है पित्तरस का, तो आपको इधर पीछे बता दिए थे पित्तरस का क्या काम है, या अलग अलग काम को क्या करता है संपन्न करता है। आपका पित्तरस अलग अलग काम को क्या करता है संपन्न करता है। यहाँ पर 8.9 इसका पित्तरस का क्या होता है पीएच1 होता है। और यह क्या करता है अम्लीय कण को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्या करता है जटिल वसा से पायसीकरण करता है। और भी इसका बहुत सारा काम है, आपको इससे पहले बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका चलिए पहले बता देते हैं जेजुनम। देखिए यह छोटी आंत के बीच का भाग है। जेजुनम क्या है, छोटी आंत के बीच का भाग है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए ये छोटी आंत के बीच का भाग है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, और सिर्फ यह भोजन को फैलने में मदद करता है। भोजन को क्या करता है, उसको फैलने में मदद करता है। क्योंकि अब इसके बाद जो इलियम है, इलियम में भोजन का अब पूर्ण रूप से पाचन होगा। इसके बाद इलियम के बाद भोजन अब नहीं पचेगा, अब भोजन वेस्ट पदार्थ बन चुका रहेगा। इलियम के बाद भोजन क्या बन जाएगा, वेस्ट पदार्थ यानी कचरा पदार्थ, मल बन जाएगा। तो यही है यहाँ पर कि इलियम में आते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है। यदि मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा छोटी आंत, इलियम, बड़ी आंत, लीवर, तो क्या लगाइएगा इलियम। अगर मान लीजिए इलियम ऑप्शन में नहीं देकर अगर सिर्फ आपको दे छोटी आंत, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन क्या होगा छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत का ही भाग क्या है इलियम। यदि छोटी आंत इलियम दोनों है तो दोनों आंसर होगा, अगर दोनों नहीं है तो सिर्फ आंसर क्या होगा आपका इलियम हो जाएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए इलियम में यहाँ पर भोजन का क्या होता है पूर्ण रूप से पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का क्या होता है पूर्ण रूप से पाचन, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बिलाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे बिलाई कहते हैं। देखिए जो आपका इलियम है, इलियम के दीवार पर धागा टाइप से संरचना पाया जाता है, बहुत सारा संरचना पाया जाता है, जो क्या करता है कि भोजन का जो बचा हुआ भाग है यानी वसा हो गया
आपका प्रोटीन हो गया, फिर मान लीजिए वहां पर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज है उस सब पचने के बाद उसका क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। उसका क्या करता है, अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के बाद उसको लीवर को दे देता है, और लीवर क्या करता है, उसको लेकर रक्त में मिला देता है, और रक्त के बाद वहां से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण आपको बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसके पृष्ठ पर धागीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं, और इसके ऊपर इसमें उपस्थित इरेप्सिन नामक एंजाइम पेप्साइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। देखिए, अम्ल का पाचन होता है 3 तरीका से। कितना तरीका से होता है, 3 तरीका से। पहले बड़ी आंत को देख लेते हैं, तब आपको यहाँ पर अम्ल कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन होता है 3 तरीका से। प्रोटीन का पाचन कितना तरीका से होता है, 3 तरीका से। तो पहले बड़ी आंत को देख लेते हैं, तब प्रोटीन के पाचन को समझ लेंगे कि कैसे होता है प्रोटीन का पाचन। तो चलिए आप लोग इसको तेज कर देते हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है। देखिए आपका जो है लाइपेज, आपको बताए थे कि जो लाइपेज है आपका वो क्या करता है, आपका यहाँ से देखिए आपका जो लाइपेज है वो क्या करता है कि वसा का क्या करता है, पाचन करता है। देखिए आपको इससे पहले बताया कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत, इससे निकलता है इरेप्सिन नामक एंजाइम जो पेप्साइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है। और फिर इसके बाद है आपका इसी से निकलता है लाइपेज जो वसा का क्या करता है, पाचन करता है। माल्टेज निकलता है, ये मल्टोज को पचाता है। सुक्रेज निकलता है, ये सुक्रोज को पाचन करता है। फ्रुक्टेज निकलता है, ये फ्रुक्टोज को पाचन करता है। तो इसका नाम सेम है, आपसे ज्यादातर पूछेगा, यही पूछेगा कि जो इरेप्सिन नामक एंजाइम है वो किसका पाचन करता है, तो पेप्साइड्स का पाचन करता है। फिर आपको देखिए यहाँ से बताए थे कि जो पेप्सिन नामक हार्मोन है वो प्रोटीन को किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदलता है, और यह पेप्सिन नामक हार्मोन निकलता है अमाशय से। फिर आपको बताए कि जो ट्रिप्सिन नामक हार्मोन निकलता है अग्नाशय से, तो वह क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। देखिए प्रोटीन का पेप्टोन में बदला, कौन सा बदला, पेप्सिन। अब पेप्टोन आएगा ट्रिप्सिन के पास, यानी पेप्टोन ट्रिप्सिन से मिलेगा, और ट्रिप्सिन क्या करेगा कि पेप्टोन को बदल देगा पेप्टाइड्स में, समझे। अब पेप्टाइड्स आएगा यानी इलियम में, यानी छोटी आंत के इलियम में। अब छोटी आंत का इलियम क्या करेगा, इसको यानी इरेप्सिन नामक जो छोटी आंत के इलियम से निकलता है इरेप्सिन नामक एंजाइम, या क्या करेगा, या पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और एमिनो अम्ल में जो बदल जाता है आपका यहाँ पर पेप्टाइड्स, अब प्रोटीन का क्या हो जाता है, तो प्रोटीन का यहाँ पर पाचन हो जाता है। अब प्रोटीन का क्या हो जाता है, पाचन पूर्ण हो जाता है, समझे। तो प्रोटीन ऐसे 3 चरणों में पाचन होता है, एक के बार में प्रोटीन नहीं टूटता है, समझे, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत आपका लास्ट है, बड़ी आंत, और इसके पढ़ने के बाद आपका थ्योरी क्या हो जाएगा, तो आपका थ्योरी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका थ्योरी समाप्त। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए लास्ट आपका, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, और इसमें क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण। देखिए छोटी जो आपका बड़ी आंत है उसका कोई काम नहीं है। देखिए अगर आप इसको ऐसे चित्र देखना चाहते हैं तो इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें विटामिन डी का निर्माण होता है, और इसमें मुख्य रूप से जल का क्या होता है, अवशोषण। यानी बड़ी आंत क्या करता है, सिर्फ जल को सोख लेता है। जो पानी होता है, ज्यादा पानी इसमें बचा हुआ, भोजन का जो बचा हुआ भाग में जो पानी बचा हुआ था उसको सोख लेता है, और यह अनपचे भोजन को क्या करता है, छोटी बड़ी आंत मलाशय यानी रेक्टम तक इसको क्या करता है, भेज देता है, और यह समय समय पर अनपचा भोजन को क्या करता है, तो बाहर निकाल लेता है। अब इसको बता देते हैं आपको कि बड़ी आंत और छोटी आंत चित्र के साथ आपको थोड़ा सा बता देते हैं, और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, तो सबसे पहले आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसको चित्र के साथ बता देंगे, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, तो पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे इसको बताते हैं। यहाँ पर नहीं है, अगर इधर चित्र होगा तो इधर बता देंगे। चलिए इसमें बताते हैं। देखिए आपको बताया यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि भोजन जो यहाँ से अमाशय के बाद जो छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो छोटी आंत में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसका 3 भाग होता है। ये तीनों भाग में क्या करता है, भोजन पचते हुए आता है, और यहाँ पर होता है एक
क्या होता है, एक संरचना होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। ये क्या करता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या करता है कि यहाँ से ये अवशेषी अंग है, इसका क्या है, कोई काम नहीं है, ये क्या है आपका अवशेषी अंग है। देखिए पहले इसका क्या काम था कि जो घास फूस खाते थे वो घास फूस का जो एकदम मेन रूप से महीन करने का यानी पाचन करने का काम ये अपेंडिक्स करता था। लेकिन अब घास फूस तो खाते नहीं है, अब अनाज खाते हैं या तो मांस खाते हैं, तो अनाज मांस या दूध खाते हैं, तो इसका अब कोई काम नहीं बचा है, तो ये हो गया है अवशेषी अंग यानी फालतू अंग हो गया है। अब क्या होता है कि इसके भाग में जाते हुए भोजन क्या होता है, यहीं पर आगे जाते हुए इसका जल का अवशोषण हो जाता है, और जल का अवशोषण होने के बाद और इसमें विटामिन डी का निर्माण होता है, और फिर विटामिन डी के निर्माण के साथ साथ ये जो आपका रेक्टम है, तो आपका क्या है मलाशय कहिए या इसी को क्या कहिए रेक्टम, इसी को क्या कहिए, इसी को क्या कहिए रेक्टम। या क्या होता है कि रेक्टम में इसका रेक्टम में क्या होता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है, कचरा पदार्थ होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप मल कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं मल। या क्या होता है कि मल के रूप में यहाँ पर जमा हो जाता है और समय समय पर गुदा द्वार के माध्यम से क्या होता है मल बाहर निकल जाता है। तो आप देखिए कैसे आप भोजन को खाए और कैसे भोजन पचने के बाद उसको छोटी आंत अवशोषित, छोटी आंत का इलियम बिलाई के माध्यम से अवशोषित किया और लीवर को दे दिया, लीवर उसको ब्लड में मिला दिया, और जो कचरा पदार्थ यानी बेकार पदार्थ मल बच जाता है शरीर में वो कैसे बाहर निकल गया। तो यह प्रक्रिया क्या होता है पूरा होते रहता है, यानी जब तक जीवित है मनुष्य जानवर कोई भी, तब तक यह क्रिया क्या होता रहता है, चलते रहता है। आप भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन का निष्कासन होगा, समझे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, और मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आएंगे, और फिर आगे आपको फिर दूसरा सवाल चैप्टर भी बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना आप रहने दीजिए, थैंक यू।